नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बीजेपी के बनाए चक्रव्यूह, नरेंद्र मोदी के अहंकार और अमीरों को फायदा पहुंचाने वाली राजनीति, इन सब पर राहुल गांधी खूब तीखे हमले कर रहे हैं। आज राहुल गांधी की हरियाणा में यात्रा का दूसरा दिन था। आज भी राहुल की रैलियों में, सभाओं में और उनके साथ यात्रा में चलने के लिए लोगों की जो भीड़ थी वो जबरदस्त थी, जिसे देखकर कांग्रेस का जोश अब कई गुना बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है और वहीं बीजेपी की हताशा भी अब बढ़ती हुई दिख रही है। आज नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पलवल में जो चुनावी सभा की है, उसके भाषण में तो यही दिख रहा है कि मोदी को दलाल, दामाद, दलित विरोधी कांग्रेस, राष्ट्र विरोधी कांग्रेस जैसी बातों के अलावा और कुछ सूझ ही नहीं रहा जिसके बूते वो जनता से वोट मांगे। मोदी अपने 10 सालों के काम पर कोई बात नहीं कर रहे हैं, डबल इंजन की सरकार का जोर नहीं दिखा रहे, लेकिन राहुल जनता को बता रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस में फर्क क्या है। आइए जरा राहुल गांधी को सुनते हैं। आज राहुल गांधी और सिर्फ राहुल गांधी, यही चलता रहा हरियाणा में। दूसरी तरफ उधर जम्मू कश्मीर में चुनाव और पलवल में नरेंद्र मोदी का भाषण, सब कुछ है। लेकिन इसके अलावा कर्नाटक से लेकर दूसरे राज्यों में क्या कुछ चल रहा है वो भी। पहले सुनिए राहुल गांधी को। कि राजनीतिक लड़ाई आज हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई है। यहां पे दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक आरएसएस, बीजेपी, जो इसको खत्म करना चाहते हैं, जो जाति जनगणना नहीं चाहते हैं, जो रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो इसकी रक्षा करती है, मर जाएगी मगर इसकी रक्षा करेगी। जिन्होंने आपको रिजर्वेशन दिया, जो रिजर्वेशन को 50% से आगे बढ़ाने का काम करने जा रही है, और जो जाति जनगणना का वायदा करी है और पूरा करेगी उस वायदे को। तो लड़ाई इन दोनों शक्तियों के बीच में है और हरियाणा इस लड़ाई में, इस बड़े युद्ध में। तो सुन रहे थे आप राहुल गांधी को। यहां पर सीधा सीधा राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो दिखा रहे हैं सीधे सीधे जिस संविधान को, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये वही संविधान जिसको दिखा रहे थे राहुल गांधी। संविधान और इसकी रक्षा कैसे कर सकते हैं, कैसे कर रही है कांग्रेस पार्टी, ये बता रहे थे राहुल गांधी। लेकिन दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी क्या कह रहे थे? दामाद, दलित विरोधी चेहरा। आइए जरा सुन लेते हैं। दामाद बहुत आजकल प्रचलित शब्द हो गया है नरेंद्र मोदी के हरियाणा वाले भाषण में। 14 साल पहले दामाद शब्द सुना था, लेकिन अब 10 साल बाद दामाद शब्द का इस्तेमाल फिर से कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी और उनके भाषणों का जो हिस्सा है वो मौसम की तरह और चुनावी राज्यों की तरह रंग बदलने में माहिर है। जरा सुनिए नरेंद्र मोदी को। कांग्रेस की नस नस में भ्रष्टाचार दौड़ता है। ये दलालों और दामादों की पार्टी बन गई है। कांग्रेस के राज में यहां जमीन की दलाली करने वाले मालामाल हो गए हैं, या तो दामाद जी मालामाल हो गए हैं। ये दो ही लोग फले फूले हैं, जबकि किसान के नसीब में क्या आया? किसान को तो सिर्फ 2 रुपये का मुआवजा मिला। जो लोग 10 साल पहले उड़ा, तो 10 साल तक कुछ नहीं बदला तो सिर्फ वक्त बदला है। 2014 से 2024 आ गया, लेकिन नरेंद्र मोदी का भाषण वैसा ही है। हरियाणा के लिहाज से देखा जाए तो दलाल और दामाद, लेकिन दामाद अगर कह के रॉबर्ट वाड्रा को अगर साधने की कोशिश कर रहे हैं तो 10 सालों में आपने क्या किया? सरकार तो आपकी थी। ये सवाल पूछे जा रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि आरएसएस से चलने वाली बीजेपी और कांग्रेस का जो फर्क है वो लोकसभा के चुनावों में भी जनता को राहुल गांधी समझाते थे और उसका असर हुआ भी। अब विधानसभा चुनावों में इसका क्या असर होगा, इसका अनुमान भी लगाया जा सकता है। बीजेपी को डर भी शायद इसी वजह से लग रहा है
वैसे आज जम्मू कश्मीर में चुनाव खत्म हो गए हैं दोस्तों। तीसरे और आखिरी दौर की वोटिंग भी हो गई है। बम्पर वोटिंग हुई है जम्मू कश्मीर में 40 सीटों के लिए, जो आखिरी दौर है। लेकिन इसी बीच लद्दाख से पदयात्रा लेकर दिल्ली तक पहुंचे सोनम वांगचुक को जिस तरह मोदी सरकार ने गिरफ्तार करवाया है, उससे एक बार फिर लोकतंत्र में बीजेपी की आस्था का पर्दाफाश हो गया है। लद्दाख को राज्य का, पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, उसे संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए, ऐसी मांगों को लेकर सोनम वांगचुक 150 लोगों के साथ दिल्ली पहुंचे। लेकिन उन्हें सिंघू बॉर्डर पर गिरफ्तार कर लिया गया और अब सोनम वांगचुक अनशन पर बैठ गए हैं। राहुल गांधी ने इस विषय पर लिखा है, ट्वीट करके लिखा है ट्विटर पे कि लद्दाख के लोगों की आवाज मोदी सरकार को सुननी पड़ेगी। बीजेपी का चक्रव्यूह और मोदी का अहंकार जैसे किसान बिल के वक्त टूटा, इस बार भी टूटेगा। हरियाणा चुनाव के बीच यात्रा निकालते हुए राहुल गांधी ने लद्दाख के मुद्दे पर दोस्तों मोदी को घेर कर बता दिया कि वे नेता प्रतिपक्ष हैं, तो उनकी बातें जो हैं उसकी जिम्मेदारी वो हर तरह से निभाते रहेंगे। आज राहुल गांधी ने हरियाणा के परिवारों को बीजेपी ने किस तरह परेशान किया है, इस पर भी बहुत सारी अपनी बातें कही हैं। लेकिन आइए जरा एक छोटी सी बाइट और राहुल गांधी की सुनते हैं कि हरियाणा के लोगों को, हरियाणा के परिवारों को बीजेपी ने कैसे, किस तरह परेशान किया। आइए सुन लीजिए। इन्होंने नया काम किया है। पहले आधार कार्ड था, अब परिवार का एक बना दिया है। क्या कहते हैं उसको? परिवार पहचान पत्र। अब मजे की बात देखिए, किसी कंपनी को 1000-2000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट देना था। कहा भैया नया काम करते हैं, चलो परिवार परेशान पत्र बनाते हैं, चलो हरियाणा के परिवारों को परेशान करते हैं। कभी आपकी उसमें आमदनी बढ़ जाएगी, कभी कम हो जाएगी, कभी आपको सरकारी प्रोग्राम से परे कर दिया जाएगा, रोजगार नहीं दिया जाएगा और कहेंगे भैया देखो आपके परिवार परेशान पत्र में आपकी आमदनी ये है। सच्चाई कुछ और है। कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए पूरा का पूरा तमाशा कर दिया है, सबको तंग कर दिया है। ये जो इनका परिवार परेशान पत्र है, सरकार आएगी हमारी, इसको खत्म कर देंगे। तो परिवार पहचान पत्र को राहुल गांधी यहां परिवार परेशान पत्र कह रहे हैं, यानी कहीं न कहीं यहां राहुल गांधी शब्दों के साथ खेल रहे हैं और नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को घेर रहे हैं। राहुल नए नए एग्जाम्पल्स के साथ, नए नए उदाहरणों के साथ मोदी सरकार को घेर रहे हैं। लेकिन मुद्दे कमोबेश वही हैं जो लोकसभा चुनावों में थे। उस वक्त भी राहुल गांधी ने अंबानी परिवार में शादी और शाह खर्ची पर तंज कसा था और आज फिर से उन्होंने मोदी के इस शादी में जाने को लेकर बयान दिया है। आइए जरा अंबानी की शादी को लेकर नरेंद्र मोदी को घेरते हुए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, यह भी सुन लीजिए। कुछ छीनने के कानून है और अच्छा हुआ कि किसानों ने यह कानून रुकवा दिए। हमने पार्लियामेंट में यह काम किया, कानून रुकवाए। यही इस सरकार का लक्ष्य है। जहां भी आपसे पैसा निकाल सकते हैं, ये छीन के निकालेंगे। बड़े बड़े भाषण हो जाएंगे, बड़ी स्पीच होगी, मगर अंत में महंगाई बढ़ेगी, आपके जेब में पैसा नहीं आएगा और अदानी जी की, अंबानी जी की हजारों करोड़ रुपए की शादियां होंगी। आपने देखी है अंबानी जी की शादी? देखी आपने? मीडिया पे आपने देखा होगा। मीडिया पे हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों शादियां होती हैं। आपने मीडिया पे किसी गरीब किसान की शादी देखी है कभी? कभी किसी मजदूर की शादी देखी? अंबानी जी की शादी आपने 5, 10, 15 दिन देखी। वहां पे डांस चल रहा है, गाना चल रहा है। मोदी जी को आपने देखा शादी में? देखा ना? देखा ना? राहुल गांधी को देखा शादी में? बात क्लियर हो जानी चाहिए, कौन किसके तरफ खड़ा हुआ है। बात क्लियर हो जानी चाहिए। मोदी जी चाहते भी
तो उन्हें उस शादी में जाना पड़ता। अगर उन्होंने मन बना लिया होता कि मैं अंबानी की शादी में नहीं जाऊंगा, अंबानी जी को सिर्फ एक फोन उठाना, कहना मोदी जी आइए, मोदी जी को जाना पड़ेगा। अदानी जी का एक फोन लगेगा, अंबानी का एक फोन लगेगा, नरेंद्र मोदी जी को जाना पड़ेगा। मार्केटिंग उनकी वो करते हैं। तो सुन रहे थे आप, सीधा सीधा उदाहरण देकर मार्केटिंग नरेंद्र मोदी, अदानी और अंबानी की करते हैं। इसीलिए वो अगर फोन करते हैं और बुलाते हैं तो उनको जाना पड़ता है। और इसीलिए राहुल गांधी नहीं गए अंबानी के यहां शादी में, लेकिन नरेंद्र मोदी क्यों पहुंचे ये बताते हुए यहां साफ साफ आप देख रहे हैं राहुल गांधी को। राहुल गांधी जिस तरह से मोदी और बीजेपी को घेर रहे हैं, उसमें सीधे जनता के मन की आवाज सुनाई दे रही है, जबकि बीजेपी इस आवाज को सुनने को तैयार नहीं है। तभी तो वो हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान इन सब में लगी हुई है। अभी कश्मीर और हरियाणा के चुनावों में पाकिस्तान का नाम बीजेपी के भाषणों में आपने सुना। अब महाराष्ट्र में भी चुनावों से पहले हिंदू मुसलमान का सिलसिला शुरू हो गया है दोस्तों। कोल्हापुर में कनेरी मठ संत समावेश कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया है कि महाराष्ट्र की जो 48 लोकसभा की सीटें हैं, उन सीटों में से 14 सीटों पर वोट जिहाद देखा गया है। जी हां, 14 सीटें, अभी जो लोकसभा का चुनाव बीता है उस चुनाव में महाराष्ट्र में जो 48 सीटें हैं, उन 48 में से 14 सीटों पर वोट जिहाद देखा गया है। एक विशेष समुदाय के लोगों ने हिंदू उम्मीदवारों को हराने के लिए सामूहिक रूप से मतदान किया है। वहीं उन्होंने लव जिहाद की 1 लाख से ज्यादा शिकायतें मिलने की बात भी कही। ये देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं उधर महाराष्ट्र में। चुनाव अभी यहां से उधर पहुंचने वाला है, क्योंकि 26 नवंबर से पहले चुनाव करवाना है। चुनाव से पहले लव जिहाद, वोट जिहाद, ऐसे शब्दों से बीजेपी फिर जनता को बांटने की तैयारी में है दोस्तों। जबकि कयास लगने शुरू हो चुके हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी को हार मिलने वाली है। कर्नाटक में भी बीजेपी हिंदुत्व के दांव पर हारी थी, आप याद कीजिए। बजरंगबली तक का मामला आ गया था और उससे पहले हिजाब का मामला था। और अब सिद्धारमैया को, उसी कर्नाटक में सिद्धारमैया को किसी न किसी तरह कानूनी पचड़ों में उलझाया जा रहा है ताकि वो सरकार किसी तरह गिराई जाए, जिस पर आज कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी को घेरा है। जयराम रमेश और अभिषेक मनु सिंघवी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयराम रमेश ने क्या कुछ कहा है, ये जरा वो भी सुन लेते हैं, सुनिए। पिछले 2 दिन से आप देख रहे हैं कर्नाटक में प्रतिशोध की राजनीति, बदले की राजनीति, उत्पीड़न की राजनीति और डराने की और धमकी देने की राजनीति। हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री अब तक बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं कि मई 2023 को भारी बहुमत से कर्नाटक की जनता ने बीजेपी को हराया था। यही है पृष्ठभूमि। तो मई 2023 में कर्नाटक की जनता ने भारी बहुमत से कांग्रेस को जिताया था और बीजेपी को हराया था। और यह बात पच नहीं रही है, इसलिए कर्नाटक की सत्ता को उखाड़ फेंकने की कोशिश में बीजेपी लगी हुई है। सिद्धारमैया के खिलाफ वहां ईडी ने केस दर्ज कर लिया है और मूडा का मामला, और उसके बाद वहां जो कुछ हो रहा है, अगर आप कर्नाटक के मसले को और खासकर मैसूरू डेवलपमेंट अथॉरिटी के मामले को अगर आप समझ रहे होंगे, मूडा को समझ रहे होंगे, उस केस को समझ रहे होंगे, तो इस केस को भी आप समझ रहे होंगे कि ईडी ने अब सिद्धारमैया के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। फटाफट धड़ाधड़ केस दर्ज करना, यह क्या कहलाता है? खैर, तो कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक बीजेपी हिंदुत्व के परचम को लहराने की कोशिश में है ताकि उसका कमल मुरझाने से बच जाए, लेकिन कांग्रेस के कारण उसकी कोशिशें नाकाम होती दिख रही हैं। हरियाणा में राहुल गांधी की यात्रा से चुनाव की दिशा ही नहीं बल्कि सियासत भी किस तरह पलट रही है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। और चर्चा में हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। जरा फटाफट स्क्रीन पर ले आइए हमारे तमाम साथियों को। देखिए, इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, शकील अख्तर जी हैं और अनिल सिन्हा जी हैं। आप सभी का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करें, लेकिन एक बहुत मजेदार, और कहूं तो अभी तक राहुल गांधी ने जितने भी भाषण दिए, उन्होंने जितनी भी अपनी अदाकारी दिखाई हो, कलाकारी दिखाई हो, भाषण कला में जो भी दिखाया हो,
उन सब से इतर एक इसी आज के भाषण का एक अंश आपके सामने रखता हूं, शकील जी के पास आऊंगा। उसके अलावा राहुल गांधी के उस हिस्से को भी दिखाऊंगा जब पिछली बार गुआना में गए थे, वो हरियाणा सोनीपत के आगे, और वहां पर उन्होंने धान रोपी थी। इसी कार्यक्रम में पिछले 3-4 दिनों से हमारे 3-4 मोदी भक्तों ने लगातार लिखा कि उस धान वो जो बोया था राहुल गांधी ने, वो फसल कटी कि नहीं, वो धान आज राहुल गांधी को दी गई है, वो भी दिखाएंगे। और उन लोगों को जरूर जो बहुत मेहनत से बेचारे एक नहीं कई मैसेज कमेंट बॉक्स में करते हैं, उनको तो जरूर दिखाऊंगा। वो उसको भी स्पेशली रखा हूं, और वो सौजन्य हमारे साथी प्रशांत टंडन जी अभी से कह रहा हूं, उसको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले जरा पहले आप देखिए राहुल गांधी की ये अदाकारी, कलाकारी, और जिनको जो परेशान होंगे इसको देख के वो जरा चेहरा घुमा लें तो ज्यादा अच्छा है। सुनिए जरा, देखिए। आजकल क्या होता है देखो, मैं बताता हूं आपको। कहीं मैं सड़क पे जाता हूं, मुझे 2 तरीके के लोग दिखते हैं। एक ऐसे मुस्कुराता है, खुश रहता है, चेहरे पे मुस्कान होती है, मैं कहता हूं कांग्रेसी। और एक मुझे ऐसे दिखता है, मैं कहता हूं आरएसएस। ये छुपनी बातें, ये कभी कभी आ जाते हैं पार्टी में, बेस बदल के आ जाते हैं। मैं बस देखता हूं इनको, आरएसएस। अच्छा, डर के मारे हमारे भी लोग उधर भाग गए। अब बड़ा कंफ्यूजन है, वहां पे वो मुस्कुरा नहीं सकते, वहां पे उनको सीरियस बैठना पड़ता है मोदी जी के सामने, तो कंफ्यूजन हो गया बहुत। तो आप लोग कौन हो? आप लोग वो हो जो डरे नहीं। ये जो यहां पे बैठे हुए हैं, ये देखो, सारे के सारे मुस्कुरा रहे हैं। देखो, अमित शाह की स्पीच देखना, मोदी जी की स्पीच देखना, वो सब ऐसे बैठे रहते हैं कि कुछ गलती से कह ना दें, पता नहीं क्या हो जाएगा। यहां पे हमें लगता है ठीक है भैया, 2-3 बार चिल्ला भी लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, संभाल लेंगे हम। तो ये पार्टी मोहब्बत की पार्टी है, और आप लोग मोहब्बत वाले बब्बर शेर हो। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। तो मोहब्बत की पार्टी और मोहब्बत वाले बब्बर शेर। शकील जी, इसके बाद धान की रोपाई भी, और धान की खेती, और धान का उपहार भी, उस पर भी आएंगे। लेकिन यहां तक, अभी तक जहां तक हम पहुंचे हैं, इस पर पहली टिप्पणी आपकी। एक शब्द ये लोग लाए थे बहुत ढूंढ के, बॉडी लैंग्वेज, 2012 और 13 में, और उसके जरिए ये मनमोहन सिंह को और कांग्रेस के दूसरे नेताओं को आंकते थे। आज राहुल गांधी ने वही बताया है इनको कि जो आपके चेहरे पे भाव आते हैं, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, वो क्या है। कि आरएसएस का जो आदमी है, बीजेपी का जो आदमी है, उसके अंदर गुस्सा, नफरत, क्रूरता किस तरह भरी हुई है, और उससे चेहरा छुपता नहीं है, चेहरा कैसा हो जाता है। बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने, जानते सब थे, लेकिन आज राहुल ने बोल दिया। एक आदमी अंदर से किसी के प्रति नफरत नहीं रखता, भेदभाव नहीं रखता, गुस्सा नहीं रखता, खुश रहता है, दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करता है, उसका चेहरा कैसा होता है। और राहुल ने बता दिया कि देखो वो चेहरा ऐसा होता है, और इसका विभाजन कर दिया उन्होंने कि ये मेरा कांग्रेस का बंदा है और ये आरएसएस का बंदा है। अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं कही उन्होंने, लोगों के मन की बात थी, इसलिए आपने देखा कि लोग कितने खुश हुए। और अब जो है राहुल जो है लोगों के मन की बात करने लगे। आप देखिए कि पिछले 2 दिन के अंदर हरियाणा में जनता जिस तरह रिस्पॉन्ड कर रही है राहुल को, वो अपने आप में एक बहुत ही नई चीज है। और राहुल ने कहा कि मैं समझ गया हूं कि हमें जिताने का तो आपने मन बना लिया है। 2 दिन के अंदर जो है राहुल ने, जो आप धान की बात कर रहे थे, वो जो नौजवान लेके आया था, अभी दिखाइए उसको, वो जो बालियां हैं जिसकी धान की,
वो बालियां भेंट कर रहा है और राहुल बहुत खुश होकर उसको स्वीकार कर रहे हैं उन बालियों को, वो दिखाई है। लेकिन आज 2 दिन से राहुल जिस तरह फसल काट रहे हैं वो ठीक वैसे ही काट रहे हैं जब फसल तैयार हो जाती है। जी हाँ, ये तो बुआई का है, रोपना कहते हैं इसको, रोपाई कहते हैं। धान की रोपाई होती है, 2 बार में होती है। एक बार उसका बीज बोया जाता है, जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो फिर उस पौध को वापस बोया जाता है खड़े पानी में। पानी बिल्कुल खड़ा होता है, मतलब कि भरा हुआ पानी होता है, देखिए आप। तो आज जब फसल खड़ी हो जाती है खेत के अंदर तो उसके बाद उसको बहुत तेजी में काटना पड़ता है क्योंकि वो फिर झड़ने लगती है। तो किसान का हाथ हंसिए के साथ बहुत तेज चलता है और वो जिस तरह फसल काट काट के ढेर लगाता जाता है वैसे ही राहुल इन 2 दिनों में वोटों की फसल काट काट के ढेर लगा रहे हैं। देखिए, इन 2 दिनों की यात्रा ने यह बात साबित कर दी, 2 बातें साबित करी है विशेष तौर पर। नंबर 1 ये कि लोगों के मन में बीजेपी के प्रति अथाह गुस्सा था, उसकी कोई था ही नहीं थी। लोग हर हाल में बीजेपी को हराना चाहते थे, नाराज थे, दुखी थे। और दूसरी बात, वो भी उतनी महत्वपूर्ण है कि लोगों के मन में राहुल के लिए प्यार और सम्मान था। लोगों के मन में कांग्रेस के नीतियों के प्रति विश्वास था। आज राहुल क्या कह रहे हैं? राहुल कोई व्यक्तिगत बात वहां नहीं कर रहे, वो सिर्फ कांग्रेस की नीतियों की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस की नीतियां किस तरह किसान समर्थक हैं। वो यही बता रहे हैं कि मैं आऊंगा जिस दिन, उस दिन सबसे पहली बात बोलते हो हमेशा। 2 दिन में लगातार हर जगह, चाहे छोटी मीटिंग हो, कॉर्नर मीटिंग हो, चाहे बड़ी सभाएं हो जो 4 हुई हैं, मैं आऊंगा जहां जब भी किसान की एमएसपी बढ़ाऊंगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। हमने पहले भी आपको बताया था कि वहां पे धान की जो खरीद होना थी वो हरियाणा सरकार ने रोक दी थी जी। फिर किसानों का दबाव पड़ा, चुनाव सामने दिखा, राहुल की हवा दिखी, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हम खरीद लेंगे, ले आओ। किसान फिर बेचारा लेके आ गया, लेकिन धान की खरीद हो नहीं रही है, उसको गीला बताया जा रहा है, उसको क्वालिटी खराब बताई जा रही है। किसान को परेशान करने का हर बार आजमाया जा रहा है। राहुल इसीलिए कह रहे हैं कि मैं जो पैसा आपकी जेब से लगातार जा रहा है, फीस में, बढ़े हुए पेट्रोल में, बढ़े हुए डीजल में, आलू और प्याज में, दवाइयों में, और पैसा कहां जा रहा है? अंबानी और अडानी के पास। जितना पैसा उनको चाहिए, जितने एयरपोर्ट उनको चाहिए, जो भी चाहिए सब उनको मिल जाते हैं। यहां से पैसा सिर्फ जा ही जा रहा है, वहां पैसा सिर्फ आ ही आ रहा है। तो उन्होंने साफ कहा कि जितना पैसा उनकी जेब में डाला गया है वो सारा पैसा मैं वापस लेके आपको दूंगा। बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने जी। और क्या कहा है राहुल ने? देखिए, 2 दिन की यात्रा जो है ये अपने आप में एक बड़ा इतिहास बन जाएगी। अभी आप जिक्र कर रहे थे हिंदू मुसलमान का। हरियाणा में बहुत कोशिश करी, मेवात यही है। इसी मेवात, जैसे कश्मीर को लेके शेष भारत में बीजेपी हमेशा राजनीति करती रही है और कश्मीर के नाम से ध्रुवीकरण करती रहती है, ऐसे ही मेवात के नाम से ये लोग करते रहते हैं जी। लेकिन इस चुनाव में नहीं हो पाया, कतई नहीं हो पाया। बहुत कोशिश कर ली उन्होंने, और इसीलिए आज कांग्रेस इतनी आगे बढ़ी हुई दिखाई देती है। तो हम बता रहे थे कि राहुल ने क्या कहा। राहुल ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, 36 बिरादरियों की सरकार बनेगी। तुम हिंदू मुसलमान की बात करते हो, मैं तो 36 बिरादरियों की बात करता हूं। राहुल ने कहा जो सरकार बनने जा रही है ये 36 बिरादरियों की सरकार होगी। हरियाणा में आमतौर पे कहा जाता है, वहां के जितने भी कास्ट हैं उनको 36 कास्टें माना जाता है, उससे ज्यादा है मगर वो, लेकिन वो एक मुहावरे के तौर पे 36 बिरादरी कहा जाता है वो। और मैंने मालूम किया है कि 2 लाख रोजगार पड़े हुए हैं जो इन्होंने दिए नहीं है, दबा के बैठे हुए हैं। वो 2 लाख रोजगार मैं आपको दूंगा और न्याय के साथ दूंगा, पारदर्शिता के साथ दूंगा, ईमानदारी से दूंगा। तो खैर, हम बाद में और बहुत सारे विषय हैं उन पे बोलेंगे। अभी जो है हरियाणा के बारे में बस ये कि हरियाणा में हिंदू मुस्लिम कार्ड इनका बिल्कुल नहीं चला है।
जम्मू कश्मीर में भी नहीं चला है वो, और ये जो लोकसभा का चुनाव हुआ है ये 240 पे जो अटके हैं, इसीलिए अटके कि वहां पे भी नहीं चला था। अब ये हिंदू मुस्लिम कार्ड इनका चलने वाला नहीं है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस बीच ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हम दोनों के बीच में, ये राहुल गांधी पहुंचे महिलाओं के बीच, खाना खा रहे हैं, ये सारी तस्वीरें आप देख सकते हैं। और ये जो विजय संकल्प यात्रा है हरियाणा की, इस यात्रा में यात्रा समापन के बाद कल भी शाम को भी आपने देखा राहुल गांधी अलग अलग समुदाय के लोगों से मिलते हुए, अलग अलग जगहों पर जाकर मिलते हुए, और यही तस्वीर आज भी आ रही है महिलाओं के साथ। जरा ऑडियो सुनते हैं क्या कुछ चल रहा है यहाँ, क्या बातचीत चल रही है, जरा ये सुन लेते हैं महिलाएं राहुल गांधी से क्या चर्चा कर रही हैं। देखिए यहां पूरा किचन दिखाई दे रहा है और साथ में राहुल गांधी बैठे हुए, उनके साथ दीपेंद्र हुड्डा बैठे हुए हैं। सुनिए जरा क्या चल रहा है, क्या बातें हो रही हैं। और बताइए, पहले हम बच्चों को गलियों में खेलने के लिए आराम से छोड़ देते, अब नहीं छोड़ सकते हम। बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी, चाहे वो बच्चा कितना भी छोटा हो बड़ा हो, हमें कोई भी सेफ्टी नहीं है। ड्रग्स भी है, सुरफा है, फीम भी है। पहले पंजाब में होता था, यहाँ नहीं होता, अब यहाँ ज्यादा हो रहे हैं। बच्चे इतने पढ़ लिख रहे हैं, ग्रेजुएट है, उन्हें नौकरियां नहीं मिलेंगी और क्या करेंगे। नौकरी हथियार नशा है और यो लूटपाट है, यो चल रहा। कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, अस्पताल के लिए आपकी जेब में से पैसा निकलता ही जाता है, आसान नहीं है। तो सुन रहे थे आप यहाँ राहुल गांधी को, और राहुल गांधी इस सभा के बाद अपनी जो उनकी रैली, सभा, यात्रा, हाइब्रिड यात्रा है, इसके बाद लोगों से मिलते हैं। ये तस्वीरें अभी जैसे जैसे ये अपना कार्यक्रम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे तस्वीरें आती रहेंगी, क्योंकि वो उनका वो कार्यक्रम वो जारी है और बहुत सारी तस्वीरें ऐसी आती रहती हैं जो हम दिखाते हैं। आना चाहता हूं डॉक्टर राकेश पाठक जी के पास, लेकिन उनसे पहले जरा उस धान की खेती की बात कर लें जिसके बारे में हम लोग शुरुआत से चर्चा कर रहे हैं। शकील जी भी कह रहे थे कि जरा दिखाइए क्या कुछ चल रहा है। बहुत लोगों ने सुना देखा कि राहुल गांधी पिछले साल गए थे सोनीपत से आगे, गुहाना है एक, वहां पे एक छोटा सा गांव है और वहां पर राहुल गांधी ने धान की रोपाई की थी, रोपनी जिसको कहते हैं, रोपा भी, रोपनी भी, और हरियाणवी में कुछ और कहते हैं। लेकिन अब यहां धान की फसल जो है वो लहलहाते हुए अब धान चावल में बदलकर, और वो चावल राहुल गांधी के हाथों में, जरा देखते हैं क्या तस्वीर कैसे पेश की गई, भेंट कैसे किया गया, देखिए जरा। एक स्पेशल गिफ्ट और इस इलाके के, आप आए थे यहाँ पर, आपने हमारी खेती किसानी देखी थी और आपने खेत में जीरी लगाई थी जी। वो जीरी अब चावल का रूप धारण हो गया। उस खेत का जमींदार हमारा भाई संजय, और ये जो चावल लेकर जिस वो खेत में आपने जीरी लगाई थी, ये आपको भेंट कर रहे हैं हमारे भाई संजय। राहुल जी, हमें विश्वास है आप अन्नदाता की, किसान की और मजदूर की अगर देश में कोई लाज रखेगा तो वो हमारा राहुल गांधी जी हमारी लाज रखेंगे, हमें विश्वास है। तो देख लिए डॉक्टर राकेश पाठक जी, यहां तस्वीर कुछ और बयां कर रही है और शायद ये बहुत परेशान हो रहे होंगे। राहुल गांधी के आगे बेबस मोदी, लिख भी रहे हैं हम, और बेबसी दिखाई भी दे रही है। दामाद और दलाल से आगे निकल ही नहीं पा रहे हैं नरेंद्र मोदी। यहां कहानी कुछ और हो गई। आप यहां पटकथा और उसका प्लॉटिंग में ही लगे हुए हैं। जो लोग स्क्रिप्ट राइटर्स हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि प्लॉटिंग होती है, यानी आप एक कहानी सोचते हैं पहले, उसके बाद उस कहानी को लिखते हैं, उसके बाद उस कहानी की स्क्रिप्टिंग होती है, फिर डायलॉग लिखे जाते हैं। इतनी लंबी प्रक्रिया है एक फिल्म के बनने की। यहां फिल्म तो बनाकर राहुल गांधी हिट करवा रहे हैं, नरेंद्र मोदी प्लॉट में अभी फंसे हुए हैं। दामाद और दलाल के इर्द गिर्द कैसे उनकी कहानी आगे बढ़ेगी वहीं फंसे हुए हैं। और उधर अब महाराष्ट्र में चुनाव होने जा रहा है। इस 8 तारीख के बाद कभी भी चुनाव की घोषणा हो जाएगी।
तब हमारे साथी अनिल सिन्हा जी बहुत याद आएंगे उस वक्त, क्योंकि वही है महाराष्ट्र में। हमारे एक साथी मुंबई में धनंजय जी, वो भी बहुत याद आएंगे। तो इन सब की चर्चा खूब हम करेंगे। लेकिन आज हरियाणा की बात, और बिल्कुल बीच में बैठे हुए हैं, मध्य भारत सेंटर में बैठे हुए हमारे साथी डॉक्टर राकेश पाठक जी। कैसे देखा जाए, राहुल गांधी धान चावल हाथ में। धन्यवाद राजीव जी। हम भारत के भूगोल के मध्य में जरूर बैठे हैं, सेंटर में, लेकिन इस देश की राजनीति के सेंटर में, उसके एपी सेंटर में राहुल गांधी। इस वक्त भारत की राजनीति में जो भूकंप आया हुआ है, उसका केंद्र बिंदु राहुल गांधी बन चुके हैं। हरियाणा के चुनाव में जिस तरह से उनकी एंट्री हुई है, हमने 2-3 दिन पहले उनकी एंट्री पर भी बात की थी, और उसके बाद ये पद यात्रा। शकील साहब, प्रशांत जी, आप सब लोग पहले भी लिख चुके हैं और बोल चुके हैं कि देश में पहली बार हो रहा है कि किसी चुनाव में कोई राजनेता इस तरह पद यात्रा कर रहा है। चौधरी देवीलाल ने की थी, दशकों हो गए इस बात को, लेकिन वर्तमान राजनीति में ये पहला नजर। कई विषय आपने एक साथ लिए, उनमें से 2-3 महत्वपूर्ण विषयों को ले लेते हैं। शकील सर, आपने कहा कि बॉडी लैंग्वेज की बात कही, मैं थोड़ा सा और पीछे ले जाना चाहता हूं। बॉडी लैंग्वेज शब्द सबसे पहले सन 2001 में अटल मुशर्रफ की आगरा शिखर वार्ता में इस्तेमाल हुआ था। भारत के मीडिया ने, खासतौर से अंग्रेजी ना पत्रकारों ने शब्द का प्रयोग किया। जनरल मुशर्रफ की जो बॉडी लैंग्वेज थी, उनके चलने फिरने का तरीका, उनका सैल्यूट करने का अंदाज, उस सब को लेकर भारत की पत्रकारिता में सबसे पहले जुलाई 2001 में बॉडी लैंग्वेज शब्द आया। अब राहुल गांधी उससे भी आगे बढ़े, ये बॉडी लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे, वे तो फेस रीडिंग की बात कर रहे हैं। पूरे शरीर में से चेहरे के भाव पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, और देश को बता रहे हैं कि लोगों को देखते समय वे कैसे समझ जाते हैं लोगों के भाव से। वैसे वाकई में राहुल गांधी ने बड़ी बारीक बात कही। आप सोशल मीडिया पर देख लीजिए, जो उस तरफ के लोग हैं, जो अंधभक्त हैं, जो ट्रोल आर्मी है, बहुत सारे लोग तो बेचेहरा हैं, बहुत सारे फेक अकाउंट हैं, लेकिन जो चेहरे वाले भी हैं, उनके शब्दों में, उनकी बातचीत में, चेहरे पर सचमुच में वो भाव दिखाई देता है जो राहुल गांधी रेखांकित कर रहे हैं। अब आते हैं प्रधानमंत्री के बयानों पर। प्रधानमंत्री ने जो दामाद वाली बात कही है, दलाल वाली बात कही है, राजीव जी, 2 दिन पहले दामाद जी, जिन्हें राष्ट्रीय दामाद समझते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने घोषित किया हुआ है। सीधे नाम लेकर बात करना चाहिए, वे नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन हमारा आपको जानते हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं। उनका नाम है रॉबर्ट वाड्रा। रॉबर्ट साहब 2 दिन पहले बाकायदा टेलीविजन चैनलों की स्क्रीन पर ये चुनौती दे चुके हैं कि प्रधानमंत्री जी हर चुनाव में आते हैं, हरियाणा में मेरा नाम लेते हैं, मुझ पर आरोप लगाते हैं, 10 साल से आप सत्ता में हैं, आपने कोई कार्रवाई क्यों नहीं। ये कितनी हास्यास्पद बात है कि देश का प्रधानमंत्री, जिसके पास सारी कार्यकारी शक्तियां हैं, जिसके पास सारी जांच एजेंसियां हैं, जिसकी अपनी पार्टी की सरकार देश में भी, उस हरियाणा में भी है, जहां दामाद जी जमीनों की पौवारे कर रहे हैं, कोई घोटाला कर रहे हैं, तो रॉबर्ट वाड्रा का ये चुनौती देने वाला काम सचमुच प्रधानमंत्री पद के लिए भी चुनौती है कि देश का प्रधानमंत्री सब कुछ जानता है कि एक पार्टी के दामाद ने कुछ गड़बड़ की हुई है, जमीनों की कोई खरीद फरोख्त कानून को बलाए ताक रखकर की, और प्रधानमंत्री कार्रवाई नहीं कर पा रहा। ये तो सरकार की नाकामी है। रॉबर्ट साहब के इस चुनौती के देने के बाद अब तक तो कार्रवाई हो जाना चाहिए थी। किसी ने मना तो किया नहीं कि चलते चुनाव में उन्हें बंद नहीं किया जा सकता, उनके खिलाफ केस नहीं किया जा सकता। हर राज्य में होते हैं चुनाव के समय, ईडी भेज देते, सीबीआई भेज देते। कुल मिलाकर माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो हताशा है उनके भाषणों में दिखाई दे रही। वे हिंदू मुसलमान करने की भी सारी कोशिशें करके देख चुके, पाकिस्तान को ले आए। सब कुछ करने के बावजूद सड़कों पर राहुल गांधी का निकलना, कांग्रेस पार्टी के साथ लोगों का जुटना, ये बता रहा है कि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के नुस्खे कामयाब नहीं हो रहे। वे जो भी डुगडुगी बजा रहे हैं, वे जो भी बीन बजा रहे हैं, उसे सुनने के लिए अब जनता तैयार नहीं है। हरियाणा के लोग सुनना नहीं चाहते। ये बड़ी चिंताजनक बात होगी कि दिल्ली से चंद किलोमीटर दूर दिल्ली की सरहद पर बसा हुआ हरियाणा अगर भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में खारिज करता है तो मोदी जी के लिए बड़ी परेशानी सामने आ जाए।
और हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावों के नतीजे इसकी आंच नवंबर में महाराष्ट्र तक पहुंचेगी। जब वहां चुनाव की गर्मी पैदा होगी और झारखंड में भी, तो भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा और जम्मू कश्मीर का भूत सताएगा। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि एक अंतिम बात कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी मुद्दा विहीन है, भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन है। वे एक बात लगातार कह रहे हैं। आज फिर राजीव मोदी जी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी आरक्षण खत्म करना चाहती है। खत्म कर दी। जिस पार्टी ने इस देश में आरक्षण लागू किया, जिस पार्टी ने देश में संविधान बनाने का काम किया, जो पार्टी 50% से ज्यादा आरक्षण की बात कर रही है, जिसका नेता संविधान की किताब हाथ में लेकर घूम रहा है और कह रहा है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो इस आंकड़े को और बढ़ा देंगे, उसके बारे में बिल्कुल निराधार बेसिर पैर के आरोप प्रधानमंत्री लगाएं, ये बहुत हास्यास्पद और चिंताजनक बात है, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हम अब भी ये नहीं कह रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ जुड़ी भीड़ वोटों में बदल जाएगी, कांग्रेस पूरे बहुमत के साथ आ जाएगी। यद्यपि जितने भी राजनीतिक समीक्षक हैं, सर्वे करने वाले हैं, पत्रकार जो फील्ड में घूम रहे हैं, हमारे आपके साथी भी घूम रहे हैं, वे तो यही बता रहे हैं कि वहां कांग्रेस की आंधी चल रही है। ये आंधी सचमुच में 8 अक्टूबर को मशीनों से बाहर आएगी तो नरेंद्र मोदी जी के लिए उनके माथे पर चिंता की लकीरें बहुत गहरी कर जाएंगी। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल। इधर आंधी और जो पत्रकार साथी जो घूम रहे हैं, हमारी टीम भी घूम रही है, वो देख रही है, वो कह रही है कि हरियाणा में कांग्रेस बहुत मजबूत है, लेकिन नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जैसा हाल कांग्रेस का हुआ वैसा ही हाल होगा। आखिर क्यों कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी ये बात? सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त तो चाहिए। क्या मध्य प्रदेश की तरह हरियाणा भी है? देखा जाएगा। प्रशांत टंडन जी, जरा आपके पास आना चाहता हूं, आपसे समझूं। बहुत कुछ रख चुके हैं हम, और इधर यात्रा राहुल गांधी की बेबस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, धान की रोपाई हो गई, धान हाथ में ले लिए, और एक राहुल गांधी अपने चेहरे के हाव भाव से, बॉडी लैंग्वेज से बता रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता कैसे हैं और बीजेपी के आरएसएस के कार्यकर्ता कैसे। आपके पास आऊं, लेकिन एक बार फिर से उसको दिखाना चाहता हूं। जो साथी बाद में जुड़े हैं, जरा देख लीजिए राहुल गांधी का ये रूप भी देखिए जरा, और कैसे बॉडी लैंग्वेज से, हाव भाव से बता रहे हैं कि कांग्रेस और आरएसएस में क्या फर्क है, बीजेपी में क्या फर्क है। देखिए जरा। आजकल क्या होता है, देखो मैं बताता हूं आपको। कहीं मैं सड़क पे जाता हूं, मुझे 2 तरीके के लोग दिखते हैं। एक ऐसे मुस्कुराता है, खुश रहता है, चेहरे पे मुस्कान होती है, मैं कहता हूं कांग्रेसी। और एक मुझे ऐसे दिखता है, मैं कहता हूं आरएसएस। ये छुपनी बातें, ये कभी कभी आ जाते हैं पार्टी में, बेस बदल के आ जाते हैं। मैं बस देखता हूं इनको, आरएसएस। अच्छा, डर के मारे हमारे भी लोग उधर भाग गए। अब बड़ा कंफ्यूजन है। वहां पे वो मुस्कुरा नहीं सकते, वहां पे उनको सीरियस बैठना पड़ता है मोदी जी के सामने, तो कंफ्यूजन हो गया बहुत। तो आप लोग कौन हो? आप लोग वो हो जो डरे नहीं। ये जो यहां पे बैठे हुए हैं, ये देखो, सारे के सारे मुस्कुरा रहे हैं। देखो, अमित शाह की स्पीच देखना, मोदी जी की स्पीच देखना, वो सब ऐसे बैठे रहते हैं कि कुछ गलती से कह ना दें, पता नहीं क्या हो जाएगा। यहां पे हमें लगता है ठीक है भैया, 2-3 बार चिल्ला भी लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, संभाल लेंगे हम। तो ये पार्टी मोहब्बत की पार्टी है, और आप लोग मोहब्बत वाले बब्बर शेर हो। धन्यवाद, नमस्ते। तो सुन रहे थे प्रशांत टंडन जी, यहीं से आपकी प्रतिक्रिया। देखिए राजीव जी, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव एक बहुत बड़ी चीज तय करने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनने के बाद, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद ये पहला चुनाव है, और राहुल गांधी का नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद ये पहला चुनाव है। इस चुनाव से साबित हो जाएगा कि देश में भविष्य का नेता कौन है। यहीं से इसकी शुरुआत होगी। जो
फसल राहुल गांधी ने बोई थी, शक्ति साहब जैसे बता रहे थे, वो फसल अब तैयार है और वो फसल का एक सैंपल उनको राहुल गांधी को मिल भी गया गोहाना के किसान के द्वारा। देखिए स्थिति बीजेपी की क्या है कि आज चुनाव आयोग को हत्या और बलात्कार में सजा काट रहे राम रहीम को छुड़वाना पड़ा। उन्होंने एनओसी दिया है इस निष्पक्ष चुनाव आयोग ने, ताकि वो बीजेपी की मदद कर सके। और जब भी आप उनका रिकॉर्ड देख रहे हैं, मैं तारीखें एक बार बता चुका हूं कि जब भी पंजाब और हरियाणा के चुनाव होते हैं, राम रहीम पेरोल पे या फर्लों पे छोड़े जाते हैं। जम्मू कश्मीर में इंजीनियर राशिद को जमानत दी गई, तो जम्मू कश्मीर में इंजीनियर राशिद और हरियाणा में राम रहीम, ये दो बैसाखियां हैं इस चुनाव में बीजेपी के पास। सोचिए स्थिति कितनी दयनीय है कि आपको ऐसे सस्ते, घटिया, अमानवीय, अनैतिक हथकंडे अपनाने पड़ रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। 10 साल आपने शासन किया, आपके बताने कुछ नहीं है। मोदी जी जनता को बेवकूफ समझते हैं क्या? खट्टर सरकार ने, राजीव जी, चंडीगढ़ हाई कोर्ट को बताया है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट को, कि डीएलएफ और रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट खट्टर सरकार ने हाई कोर्ट में दी है, शपथ पत्र लगा के दी है, हलफनामा लगा के दी है। ये लोगों को बेवकूफ समझते हैं कि दल शपथ पत्र की बात छोड़ दीजिए। 10 साल आपकी सरकार थी, जैसा डॉक्टर राकेश कह रहे, 10 साल सरकार थी। सीबीआई जिसको मर्जी आती है आप सीबीआई और ईडी भेजते हो, नेताओं को जेल में रखते हो, तो क्यों नहीं ला पाए रॉबर्ट वाड्रा के नाम? खैर, ये बहुत ही सस्ती राजनीति का वक्त नहीं है। देखिए अब जनता बहुत समझदार है और हरियाणा का चुनाव तो उसी दिन तय हो गया था जब दिल्ली पुलिस ने और हरियाणा की पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए संगीनें खोदी थी, संगीनें गाड़ी थी सड़क पे। हरियाणा का चुनाव वहीं तय हो गया था कि क्या होगा। अब जो हम देखेंगे वो फिनिशिंग टच है। जब ड्रोन से किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठियां चलाई गई, उनके ऊपर वाटर कैनन छोड़े गए, उनको इन्हीं के मीडिया के द्वारा खालिस्तानी, आतंकवादी और कहां कहां से फंड लाने वाला बताया गया, तभी तय हो गया था कि हरियाणा का चुनाव किधर जाएगा। तो अब जो हो रहा है वो केवल फिनिशिंग टच है। और राहुल गांधी की यात्रा देखिए उसने क्या किया। राहुल गांधी की यात्रा शुरू होने से पहले हरियाणा की खबरें क्या आ रही थी कि जी वो हुड्डा और बाकी पार्टियों में जो है मतभेद है नेताओं में, शैलजा घर पे बैठ गई हैं, यही सब खबरें आ रही थी। अब राहुल गांधी जब यात्रा में निकले हैं तो शैलजा भी साथ में है, हुड्डा भी साथ में है, बैठ के बातें हो रही, किसानों से समस्याएं हो रही हैं। अब वो कोई बातें खत्म हो गई उसे। तो ये जो है मेरे ख्याल से ये बहुत पहले से शायद प्लान किया हुआ होगा। आप देखिए किसी भी तस्वीर में देखिए, आपको हुड्डा एक तरफ बैठे हुए हैं, बीच में राहुल गांधी, प्रियंका और एक साइड में शैलजा। और जो परिवार पहचान पत्र की बात है वो इसी मीटिंग में किसानों ने बताई है। ये जो व्यक्ति खड़े हुए, मैं वीडियो देख रहा था, इन्होंने बताया किस तरह किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। और उसके बाद राहुल गांधी ने उसकी घोषणा कर दी। तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर का आखिरी मतदान था और बहुत बढ़िया हुआ है, 65% के लगभग मतदान हुआ वहाँ पे। और दोनों राज्यों में आप देखिएगा देश की राजनीति एक नई दिशा लेगी। और मोदी जी का पहला चुनाव है बतौर तीसरी पारी, और तीसरी पारी की शुरुआत अब यहाँ से होगी। और राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष का पहला चुनाव है, यहाँ से कैसे होगा ये राष्ट्रीय राजनीति को तय करेगा। एक और आखिरी बात, क्योंकि अगर 8 अक्टूबर को कांग्रेस यहाँ आती है
चुनाव जीतती है तो तेलंगाना में हैदराबाद पास कांग्रेस के पास है, बेंगलोर पास है, बेंगलुरु कांग्रेस के पास है, गुड़गांव भी आएगा। भारत में ग्लोबल विश्व स्तर के जो भी टेक्निकल हेडक्वार्टर्स हैं वो इन्हीं 3 शहरों में। अभी राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा हुई है, आप देखिए कि जितना इन्वेस्टमेंट टेक्निकल क्षेत्र में आना है वो इन्हीं 3 शहरों में आना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट ट्रायंगल है जो कांग्रेस के पास आएगा और इससे अंतर्राष्ट्रीय जो कद है और इम्पोर्टेंस है कांग्रेस पार्टी की और राहुल गांधी की, उसमें बड़ा इजाफा होगा। राजीव जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे थे कि हैदराबाद और बेंगलुरु के बाद अगर गुरुग्राम भी कांग्रेस के हवाले, यानी कि ये तीसरा राज्य हरियाणा भी कांग्रेस के हवाले जाता है तो यहाँ से इंटरनेशनली एक बड़ा पैगाम जाने वाला है। और इसलिए क्योंकि गूगल से लेके तमाम बड़े बड़े दफ्तर इसी गुरुग्राम में यानी गुड़गांव में हैं, और उधर हैदराबाद भी टेक्निकली और टेक्नोलॉजी वाइज आप जानते हैं आईटी हब है, और उधर बेंगलुरु भी है। तो ये तीनों आईटी हब पर राज करती हुई कांग्रेस दिखाई देगी अगर हरियाणा में चुनाव। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप यहां और भी रख रहे थे, वो महत्वपूर्ण बात यह है कि तीसरी पारी का पहला चुनाव नरेंद्र मोदी का ये है जिसमें उनको सर्टिफाई जनता करेगी कि हां, आप प्रधानमंत्री की पद पर बैठकर, प्रधानमंत्री के पद पर बैठकर आपने अच्छा किया या बुरा किया। अगर जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव जीत जाते हैं नरेंद्र मोदी तो सर्टिफाइड, लेकिन अगर हारते हैं तो। दूसरी तरफ राहुल गांधी पहली बार नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी हैं और उनके लिए भी सर्टिफिकेट वाला ये दोनों चुनाव हैं। इसलिए भी जरूरी है कि ये दोनों चुनाव में एक दो हाथ जो दोनों के बीच है वो हो जाए और उसमें रिजल्ट सामने आए। जरा आना चाहता हूं अनिल जी आपके पास, कैसे देखते हैं आप हरियाणा के चुनाव और हरियाणा के चुनाव में नरेंद्र मोदी का? देखिए दोनों के भाषणों का अपनी कला अंतर दोनों कुछ है, लेकिन क्या आपको भी लगता है कि नरेंद्र मोदी ने यहां हथियार डाल दिए, सरेंडर कर चुके हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह हरियाणा के चुनाव में? उधर जम्मू कश्मीर के चुनाव में हम लोगों ने देखा कि 66% से ज्यादा, जी हां 66% से ज्यादा की पोलिंग जम्मू कश्मीर में हुई है, और कुछ ऐसे एरिया हैं जहां 70% से ऊपर 72-73% भी पोलिंग हुई है। कुछ और जगह है जहां लगभग 80 टच करते हुए बम्पर पोलिंग, बम्पर वोटिंग उधर जम्मू कश्मीर में। लेकिन यहां हरियाणा में क्या कुछ होने जा रहा है, और उसमें नरेंद्र मोदी कहां, राहुल गांधी कहां, यानी बीजेपी कहां और कांग्रेस कहां? अनिल जी। उस पे रिजल्ट पे नहीं जाना चाहता अभी, हम लोगों को जाना भी नहीं चाहिए, जंप करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कंटेंट जो है, वो जो पॉलिटिकल कंटेंट है, जो राजनीति का विषय वस्तु जिसको आप कहते हैं हिंदी में, वो बदल गया। नैरेटिव भी आप कह सकते हैं इसको, वो नैरेटिव पूरी तरह बदल गया। और दोनों तरफ से जो नैरेटिव आ रही है उसको हम एनालाइज कर सकते हैं। जो बॉडी लैंग्वेज की बात की हम लोगों ने, वो भी है कि ये जो बॉडी लैंग्वेज है, जो कंटेंट जो है, जो बातें की जा रही है, उसको एनालाइज करना चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रशांत जी की बात को आगे बढ़ाऊंगा, ये तय करेगा। मेरा तो मानना ये है कि ये लगभग तय हो गया है कि मोदी जी का एग्जिट जो है वो, इसकी चर्चा भी लोगों ने की ही लगातार। यहाँ मतलब कि आरएसएस नाराज है तो बीजेपी में, मतलब एक सर्च जो है बीजेपी में खुद ही चालू है कि कौन उनको सक्सीड करेगा, उनकी जगह कौन लेगा। तो ये लगभग तय है कि उनकी जगह लेगा, मतलब वो जाने वाले हैं। ये अब ये उस पर मत जाइए कि वो पद पर बने हुए हैं या तंत्र पर उनका कब्जा है, लेकिन ये चर्चा नहीं, मतलब ये एक फीलिंग जो पॉलिटिक्स में जो होती है, जो आप कहते हैं कि जो एक सेंस जो होता है, वो उससे आप ले सकते हैं कि मोदी जी अब जो है वो एक जाने वाली विदाई के क्षणों में ये प्रचार कर रहे हैं। और अंतर यही है कि वो जो जगह है जो मोदी जी खाली करने वाले हैं, उसके लिए राहुल गांधी ऑलरेडी उस जगह को लगभग वहां पर पहुंच चुके हैं। और वो अब ये जो अंतर है जो आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी खुलकर बातें कर रहे हैं कि आरएसएस का क्या के लोगों का चेहरा कैसा है और क्या कहते हैं, किस तरह की सोच रखते हैं, जो उनके चेहरे पर अभिव्यक्त होता है,
उनकी सोच जो अभिव्यक्त होती है, ये सब जो एनालाइज कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। तो ये एक दो पॉलिटिक्स का जो है अब चेंज, और एक तो चेंज है उसके कंटेंट में भी, दूसरा दो पॉलिटिक्स है, मन की बात है वहां, यहाँ संवाद है। और राहुल गांधी ने, आपको याद होगा कि जो राहुल गांधी का कि जो राजनीति का टेक ऑफ जिसको आप कह सकते हैं, जहां से जो प्रस्थान हुआ, बिंदु जो आप कह सकते हैं, जहां से शुरुआत हुई, वो यही था कि हम जो है लोगों से संवाद करने के लिए निकले हैं। और न्याय यात्रा जो उन्होंने शुरू की थी, भारत जोड़ो यात्रा, वो यही थी कि हम लोगों से बात करने जा रहे हैं। और इसलिए बात करने जा रहे हैं कि ये इतने समय में बात करना, लोगों से संवाद की राजनीति खत्म हो गई थी। तो वहां से ये स्टार्ट हुआ। अब उसका आप ये देख रहे हैं कि वो जहां पहुंच चुके हैं एज ए मतलब अपोजिशन लीडर ऑफ अपोजिशन, शैडो प्राइम मिनिस्टर आप कह सकते हैं, अल्टरनेटिव लीडर आप कह सकते हैं। तो वो वहां वो पहुंच चुके हैं। अब ये जो चर्चा, ये कोशिश बीजेपी कर रही है अभी भी कि क्या राहुल गांधी में वो क्षमता, ये है, कैपेसिटी है, या क्या राहुल गांधी क्या कर सकते हैं, लेकिन वो नैरेटिव अब टेक ऑफ नहीं कर रहा है। अब है क्या कि कंटेंट पर आप देखिए कि वो राहुल गांधी तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, आरएसएस, बीजेपी, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, लोगों से क्या कहते हैं, लोग मतलब कैसा गवर्नमेंट और लीडर का कैसा अप्रोच होना चाहिए, लोगों से मिलने का उसका तरीका क्या होना चाहिए, एक पूरी लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में वो बता रहे हैं, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, रख रहे हैं लोगों के सामने। यहाँ पर वही दामाद, ये क्या कहते हैं पाकिस्तान, और 3 तलाक, ये क्या कहते हैं पीओके, मतलब वही पुरानी लॉस्ट नैरेटिव ऑफ फॉल्स स्यूडो नेशनलिज्म कहते हैं, उसकी एक नैरेटिव बनाना चाहते हैं, पोलराइज कराना चाहते हैं लोगों को। ये सब चल नहीं पा रहा है, क्योंकि आप दोनों की सभाओं का, हम लोगों ने बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात की, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज ऑडियंस का है उसको भी आप देखिए, वो रिस्पॉन्स देखिए कि जब राहुल गांधी बोलते हैं तब लोगों के चेहरे को देखिए, लोगों के उत्साह को देखिए, उनकी तालियां या जो उनका जो रिस्पॉन्स है वो देखिए, राहुल गांधी किस तरह कनेक्ट अपना स्थापित कर रहे हैं लोगों से वो देखिए। और इधर थके हुए प्रधानमंत्री के जो हमले हैं वो एक तो ओछे किस्म के रहे हैं, वो जो है वो देखिए, और उसका रिस्पॉन्स देखिए। वो मोदी भी अब नहीं करते अब, लेकिन वो नहीं, 1-2 बार वो लेते हैं नाम कि हम है न टाइप का, जो है मोदी का नाम लेते हैं, लेकिन अब उनकी हिम्मत ये नहीं हो रही है। तो ये जो पराभव का जो आता हुआ जो पराभव है, जो सामने दिख रही हार है, वो भी दिखाई दे रहा है। तो अब ये आप इसको एनालाइज कर सकते हैं कि रिजल्ट क्या होगा दोनों जगह में। चुनाव में अभी जो जम्मू कश्मीर में जो आज के मतदान का जो मत प्रतिशत है, उससे तो यही लगता है कि बीजेपी की बहुत बुरी हालत है। पोलराइजेशन जरूर है क्योंकि दोनों तरफ काफी वोटिंग हुई है, तो ये आपको देखना है कि टक्कर है काफी तेज, लेकिन वो वहां है। हरियाणा में आप जो लैंग्वेज दिख रहा है, जो लोगों का रिस्पॉन्स दिख रहा है, उससे लग रहा है कि चीजें पूरी तरह पलट रही हैं। ये पलट रही, ये जो आप सैंपल के रूप में लीजिए, मैं ये मानता हूं कि हरियाणा और जो जम्मू कश्मीर में जो कांग्रेस या राहुल गांधी के प्रति रिस्पॉन्स है, उसको एक इंडिया वाइड फेनोमेना के रूप में देखना चाहिए कि ये पूरे देश भर में जो चेंज हुआ है, लोगों का नजरिया बदला है कांग्रेस के बारे में, राहुल गांधी का, वो आपको दिखाई देता है। तो ये आप एक बहुत बड़े परिवर्तन का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, ऐसा मानकर चलना चाहिए। और ये परिवर्तन मीडिया को छोड़कर सब जगह दिखाई दे रहा है, क्योंकि मीडिया अभी भी वही बहस में लगा हुआ है और वही खबरें दिखा रहा है उसी तरह के, और वो उसमें इजराइल के हमास पर या हिजबुल्लाह पर हमले में उत्साह दिख रहा है। ये टिपिकल संघी जो है, ये क्या कहते हैं तरीका है पोलराइजेशन का। इजराइल हरा रहा है मुसलमानों को, ये नैरेटिव बना रहा है। ये भी देखिए कि अभी इस वक्त उनको इसकी चर्चा की क्या जरूरत थी, जब देश में इतने मुद्दे हैं, इतना चुनाव है, हमने हमारी विदेश नीति की क्या हालत है वो भी देखिए। तो वो इजराइल में आनंद ढूंढ रहा है। ये टिपिकल जो संघी जो ये है क्या कहते हैं सोच है, और संघ की मानसिकता वो दिखाई देता है। तो मीडिया छोड़कर ये सारा सब जगह आप इसका असर देख रहे हैं। मीडिया में इसका असर अभी तक मुझको नहीं दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा ये हुआ है, मतलब समझिए कि थोड़ा पीछे हट टाइप का कहते हैं,
थोड़ा डरे हुए हैं लोग जरूर, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है। ये हम लोगों को ढूंढना चाहिए, इस मीडिया को जरा दुरुस्त करना जरूरी है, ये मुझको लगता है। जी, बेचारे क्या करेंगे अनिल जी, उनको कुछ मिल नहीं रहा। वो बार बार हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा की तरफ जाते हैं, दोनों के बीच दरार दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी मिल नहीं पा रहा है। राहुल गांधी बीच में आ जाते हैं, दोनों के हाथ को पकड़ के बिल्कुल मजबूती से बांधे हुए दिखाते हैं, तो ये भी नहीं दिखा पा रहे हैं मीडिया वाले। तो क्या करेंगे? इजराइल चले जाते हैं, लेबनान चले जाते हैं, वहाँ हमास हिजबुल्ला पे दिखाते हैं। तो यही चल रहा है और ये लंबा चलेगा। ये आप बहुत सही कह रहे हैं, ये लड़ाई जो मीडिया की अंदरूनी लड़ाई है, या कहें तो कश्मकश मीडिया के अंदर जो है, वो झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव में कहां तक जाएगा वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी ये लंबा चलना है। और कब तक आपके लिए इजराइल जो है वो आपको मसाला देता रहेगा। इधर रूस और यूक्रेन ने मसाला बहुत दे दिया, अब इजराइल और उधर लेबनान कब तक देगा या फिलिस्तीन कब तक देगा वो देखा जाएगा। लेकिन चुनाव में जम्मू कश्मीर और हरियाणा का चुनाव, जम्मू कश्मीर का चुनाव दोस्तों आज खत्म हो चुका है और उसमें 3 फेजेज में चुनाव हुए और उसमें से बम्पर वोटिंग हुई आज भी। और अब 5 तारीख को जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों का एग्जिट पोल देखना मत भूलिए हमारे ही चैनल पे शाम 5 बजे से। 5 तारीख को इसलिए क्योंकि हरियाणा का पोल है, हरियाणा में मतदान है 1 चरण में, और उसके बाद 8 तारीख को रिजल्ट का इंतज़ार रहेगा। लेकिन 5 से 8 के बीच थोड़ा मज़ा लीजिए एंटरटेनमेंट एग्जिट पोल के ज़रिए। जिसका सही वो सही, जो जिसका सही नहीं वो रोए, और ऐसे ही तो होता रहा है। तो देखा जाएगा उस वक्त क्या होता है। इस बार तो कोई निकल के भी नहीं आ रहे, गुप्ता जी और अग्रवाल जी और कौन कौन जी सब पहले आते थे, आजकल नहीं आ रहे हैं, कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं, सब शांत बैठ गए हैं। चलिए जरा अमलेंदु जी आपके पास आना चाहता हूँ। अमलेंदु जी कैसे देखते हैं आप हरियाणा के चुनाव? रोज़ बात कर रहे हैं, रोज़ नई नई चीज़ें आ रही हैं अमलेंदु जी। सुबह से आप लगते हैं रोज़ नया नया मसाला लेके चले आते हैं, शाम तक इतना ज़्यादा हो जाता है कि मुझे ही बकबक करना पड़ता है ज़्यादा। अमलेंदु जी आवाज नहीं आ रही अमलेंदु जी। माइक डिस्कनेक्ट है और दिन भर वही होता, वही है कि दिन भर इतना ज़्यादा आप काम कर लेते हैं कि शाम को डिस्कनेक्ट हो जाता है। फिर हमारे साथी कहते हैं कि देखो स्विच ऑफ कर दिया। शकील जी आपके पास आना चाहता हूं, आप भी पार्लियामेंट जाते हैं, आपको तो पता है कि स्विच कहां से ऑफ होता है। शकील जी आपसे बेहतर कौन जानेगा, आप दोनों सदनों में जाते हैं, लोकसभा भी राज्यसभा भी। और देखिए यहाँ अमलेंदु जी का स्विच ऑफ होता है तो लोग मेरी तरफ देखते हैं। मेरी कोई भूमिका नहीं है, वैसे ही जैसे ओम बिरला की कोई भूमिका नहीं रहती। शकील जी लेकिन बताइए जी 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 बिल्कुल बोलिए, कुछ बोले इसमें, सुनिए जी इंटरेस्टिंग सुनिए, एकदम एक्सक्लूसिव सुनिए। अभी 4-5 दिन पुरानी बात है, लोकसभा अध्यक्ष ने स्पीकर ओम बिरला जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। भारी भीड़ थी, हम भी थे, आपका फोन भी उसी वक्त वहां पे आया हुआ था। तो जब ओम बिरला जी आए और डायस पर बैठे और बोलना शुरू किया तो कैमरामैनों ने आवाज लगाई कि साहब आवाज नहीं आ रही है। ओम बिरला जी ने इधर से कोशिश करी, उधर से कोशिश करी, 1-2 लोग और मदद के लिए आए, लेकिन वो आवाज जो है, जो कैमरामैनों के कैमरे में आना चाहिए, उनके सिस्टम में आना चाहिए, वो आ ही नहीं रही थी। तो 1-2 हंसी मजाक जो है ओम बिरला जी ने किए कि चलिए कम आवाज से काम चला लीजिए। तो किसी ने धीरे से बोला कि इसी तरह कम आवाज में हाउस में भी विपक्ष को काम चलाना पड़ता है। तो ये जो माइक बंद करने का खेल है, ये कभी भी किसी के साथ भी उल्टा पड़ सकता है। ओम बिरला जी के साथ उस दिन उल्टा पड़ गया, आखिर वो ठीक हो गया, सिस्टम कैमरामैनों का काम हो गया। हम लोग जो बैठे हुए थे जल्दी सुन तक तो आवाज आ रही थी, पर कैमरामैनों के सिस्टम को नहीं आ रही थी। तो ये जो सिस्टम या मशीनरी के साथ जो खिलवाड़ है, वो तो कभी भी किसी को भी उल्टा पड़ सकता है। ये जो मशीनरी है वो किसी की मदद नहीं करती है।
और जिस तरह ये मशीनरी किसी की मदद नहीं करती है, उसी तरह ये गाली देने और दिलवाने वाले भक्त लोग भी किसी की मदद नहीं करते। आज राहुल ने एक बहुत बड़ी बात कही, अभी उसका जवाब इस गोदी मीडिया के पास नहीं है, सोच रहे होंगे क्या दें। राहुल ने बड़ा सीधा आरोप लगाया, आज बड़ा साफ कहा कि ये मीडिया मुझे गालियां देता है। राहुल ने कहा कि आप चाहे और बीजेपी वालों से, आप चाहे जितनी गालियां मुझे इस मीडिया से दिलवा लो, लेकिन मैं इस किसान, इस मजदूर, इस गरीब की जेब में पैसा डालूंगा और उतना ही डालूंगा जितना मोदी जी ने अंबानी अडानी की जेब में डाला है। और मैंने एक सिस्टम बना लिया है, मेरे दिमाग में सिस्टम हो गया है, इन आउट, जिसे हिंदी में हम हिंदी भाषी लोग कहते हैं, जानने वाले, आवक जावक। राहुल ने कहा, बैंकों में सिस्टम होता है, वो मेरे दिमाग में खुल गया है, चल गया है कि कितना पैसा आपकी जेब में आ रहा है जनता की, चलेंगे नील, आपकी जेब में पैसा ही नहीं रहा, और आउट, आपकी जेब से जा ही रहा है। और उधर अंबानी अडानी के यहां इन आ ही रहा है, और जावक का सवाल ही नहीं उठता, आउट का सवाल ही उठता, लेकिन मैं उसको आउट करवाऊंगा। और इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि आप चाहो तो दिलवाओ मुझे गालियां, और जितनी गालियां दिलवाना है दिलवाओ। तो ये अभी इसके साथ खेलेंगे। अभी इनको ऐसी चीजों की जरूरत होती है, जैसे अमेरिका में राहुल के 2 बयानों को लेकर इन्होंने तमाशा बचाया, दोनों बिल्कुल झूठे, दोनों का कोई आधार नहीं। पहला कि राहुल जो है आरक्षण को खत्म कर देंगे। अरे भाई, राहुल या कांग्रेस आरक्षण के सबसे बड़े समर्थक बनकर देश में उभरे हैं, मायावती जी से भी ज्यादा। राहुल गांधी जो है वो कह रहे हैं कि देश में जाति गणना में करवा के मानूंगा, इसी लोकसभा में पारित करवाऊंगा मोदी जी। और जाति गणना किस लिए करवा रहा हूं मैं? इसलिए कि जिसका जो हक है, जितना हक है वो उसको मिले। 50% से ऊपर में इस आरक्षण को ले जाने वाला हूं। आप कह रहे हो आरक्षण खत्म करवा देगा। राहुल ने क्या कहा था? राहुल ने कहा कि सबकी तरह मैं भी ये सोचता हूं, मैं भी ये चाहता हूं कि वो समय आ जाए, समानता हो जाए, जाति प्रथा खत्म हो जाए, सबको समान अवसर मिल जाए, जरूरत ही नहीं होगी। और राहुल ने पहली बार कहा क्या? ये तो कह देंगे थोड़ा बुरा लगता है, जानते कम है, पढ़ते कम है, समझते भी कम है। ये राहुल ने यूपीए के टाइम में भी कहा, उस टाइम भी कहा उन्होंने कि मैं जो है चाहता हूं इतने स्कूल हो जाएं, इतने कॉलेज हो जाएं, इतने विश्वविद्यालय हो जाएं कि वहां पे झगड़े खत्म हो जाए। कि जो स्टूडेंटों ने उनसे कहा था कि सब आरक्षण की वजह से ये प्रॉब्लम होती है, राहुल ने कहा आरक्षण की वजह से प्रॉब्लम नहीं है भाई, प्रॉब्लम इसलिए कि हमारे पास सीटें कम हैं। सीटें अगर बढ़ जाएंगी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। वो तो सब कहते हैं इस बात को। खैर, तो राहुल ने ये जो कहा ही नहीं आरक्षण के खिलाफ, उसको मुद्दा बना लिया। और दूसरा जो उन्होंने सिखों के खिलाफ कहा ही नहीं, उसको प्रॉब्लम बना लिया। अरे राहुल ने तो यह कहा था कि किसी भी जाति या धर्म के लोगों को अपनी धार्मिक पहचान के साथ रहना मुश्किल कर दिया है। सही बात है, धार्मिक और जाति पहचान को तो लेके मार रहे हैं कि तू आदिवासी है तो तेरे सिर पे मैं पेशाब करूंगा, तू दलित है तो तेरी मूंछे में उखाड़ूंगा, तू घोड़ी पे चढ़ के जा रहा है तो तुझे नीचे उतारूंगा, मुसलमान को मैं जो हो मस्जिद में नहीं जाने दूंगा, उससे कहूंगा कि ये जो मस्जिदें हैं ये जो है आतंकवाद का अड्डा है, सरदारों को, सिखों को मैं उनके धर्म के कारण परेशान करूंगा, लिंचिंग करूंगा, नमाज अगर कोई सड़क पे पढ़ता दिख गया तो उसको पिटवाऊंगा, ट्रेन के अंदर जो है लोगों का धर्म पूछ पूछ के मारूंगा। यही तो है ना सब कुछ। कितना धर्म की नफरत फैला दी है पूरे देश के अंदर, धर्म के, जाति के नाम पे। यही राहुल ने कहा था। तो अब राहुल जो ये बात कह रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कल उन्होंने कहा, तो इसके लिए हम बता रहे हैं आपको कि इसका भी एक बड़ा मुद्दा मिलने वाला है। राहुल ने एक बात कही कि इस देश में हमारे यहां पे सम्मान 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 की बात तो सब करते हैं, गरीब का सम्मान, दलित का सम्मान, अच्छी बात है, लेकिन मैं कहता हूं कि सम्मान के साथ इनकी जेब में पैसा भी डालो। बिना पैसे के सम्मान का कोई मतलब नहीं है।
तो हमारा कहना यह है कि यह भी इनकी समझ में आया नहीं, कल की बात है ये, 24 घंटे ज्यादा हो गए, थोड़ा समझने में भी इनको देर लगती है। किसी को बताना पड़ता है जाके इनको कि देखो देखो राहुल ने यह कह दिया, इसको इस तरह हम ट्विस्ट कर सकते हैं। अभी कोई कहेगा लगे होंगे दिमाग, या शायद अब लग जाए। तो राहुल के जो शब्द थे वो ये थे कि सिर्फ सम्मान से कुछ नहीं होगा। इसमें खेल ये है कि आप कह सकते हो राहुल के विरोध एक मुद्दा खड़ा कर दो कि राहुल ने कहा गरीब को सम्मान मत दो, राहुल गरीब के सम्मान के विरोध में, दलित के सम्मान के विरोध में। बहुत बड़ी बात कही है राहुल ने कल, डिग्निटी ऑफ लेबर की बात कही है, और साथ में यह भी कहा है कि डिग्निटी ऑफ लेबर के साथ में उसकी जेब में पैसा भी होना चाहिए, श्रम का सम्मान भी और श्रम का उचित मूल्य भी, ये दो चीजें हैं। आज किसी नेता आज कोई भी बात नहीं करता, नेहरू करते थे, कोई नेता ये बात नहीं करता। तो राहुल ने कहा है, और राहुल ने अपनी नेताओं का नाम लेके बोला कि प्रियंका जी ने कहा, हुड्डा जी ने कहा कि सम्मान चाहिए। ठीक है, चाहिए सम्मान, जेब तो खाली है। मैं जेब में पैसा डालने की बात करता हूं। जेब में पैसा आएगा तो जो सम्मान हम दे रहे हैं वो सम्मान कई गुना बढ़ जाएगा, वो सही बात है। आज जो दक्षिणपंथी ताकतें हैं या बीजेपी वाले हैं, वो सिर्फ सम्मान सम्मान के गरीब का शोषण करती है। सम्मान दो, अरे भाई सम्मान से होगा क्या? कौन कौन सा सम्मान देते हैं? महिला सम्मान और किसान सम्मान निधि और ये सम्मान निधि और वो सम्मान निधि। अरे सम्मान निधि नहीं, ये श्रम का मुआवजा है। सम्मान क्या होता है? बिना पैसे का सम्मान का कोई मतलब नहीं है इस समाज के अंदर। जब दलित के पास पैसा होता है तो उसको समाज में अपने आप सम्मान मिल जाता है, पिछड़े के पास पैसा होता है तो अपने आप सम्मान मिल जाता है, और किसी सवर्ण के पास भी अगर पैसा नहीं होता तो वो सम्मान नहीं प्राप्त कर पाता है। राहुल यही बात कह रहा है कि राहुल ये नहीं कह रहे कि मैं सवर्ण की सीटें घटा दूंगा या इसकी सीटें घटा दूंगा, वो कह रहे सबको मैं अवसर दूंगा बराबर का। अभी उन्होंने कहा 36 बिरादरियां हैं, वो 36 बिरादरियों को बराबर मौका दूंगा, 2 लाख जो रोजगार है 36 बिरादरियों में बराबर बांटूंगा मैं। इस मैसेज को थोड़ा कांग्रेस को भी पहुंचाना चाहिए ठीक से। राहुल कह रहे हैं कि मीडिया तो मुझे गाली देता है, तो राहुल के पास और साधन क्या है? राहुल के पास एक बड़ी मजबूरियां भी है, कुछ ऐसा नहीं है राहुल ने कहनी बातें। राहुल के पास अपनी बात पहुंचाने का ये जरिया आम लोगों से बातचीत करना ही है, भाषण ही है, लेकिन ये थोड़ी देर बाद रुक जाता है। ये जो माध्यम है ये लंबा नहीं चल पाता, भाषण थोड़ी दूर तक आगे जाता है फिर रुक जाता है। ये चलता है मीडिया के जरिए, चर्चाओं के जरिए, बात करने के जरिए, और वो माध्यम है एक सोशल मीडिया और एक जिसे हम कहते हैं यूट्यूब या वैकल्पिक मीडिया। तो इसका भी अब कांग्रेस कितना उपयोग करती है कितना नहीं करती हमें नहीं मालूम, किसका उपयोग कांग्रेस कर पाती है या हमें तो आजकल हम जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि बीजेपी या मोदी जी भी यूट्यूब का बहुत उपयोग करने लगे। कई बड़े बड़े यूट्यूबर हम देख रहे हैं कि वो बीजेपी की और मोदी जी की बात जो है मेन मीडिया ज्यादा कर रहे हैं। हमने एक दो दोस्तों से पूछा कि जब मेन मीडिया इतना प्रचार कर रही है आपका, तो आप ये यूट्यूबर का साथ क्यों ले रहे हैं? चले बहुत जरूरी है ये तो, क्योंकि यूट्यूब पे जो कुछ लोग हैं वो सही बात इस तरह बता रहे हैं कि लोगों के दिमाग में भर जाती है, वो उसका काट हमें यूट्यूब के जरिए ही करना पड़ेगा। हमने बहुत बढ़िया, करो भाई, खूब करो। अब कांग्रेस को पता नहीं क्या समझ में आता है क्या नहीं आता, हमें नहीं मालूम। खैर जो भी हो, लेकिन राहुल ने जो ये बात कही है इसको जरा मीडिया वालों को समझना चाहिए जी कि भाई क्यों गालियां देते हो तुम राहुल को। राहुल ने कहा मुझे बहुत गालियां देते हैं, छोड़ दें, लेकिन मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगा। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, राहुल गांधी अपनी बात अपने अंदाज में वो रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी की जो यात्रा है उसका कल तीसरा दिन है, और कल प्रियंका गांधी उधर जुलाना में रहेंगी, विनेश फोगाट के एरिया में, और परसों आखिरी दिन चुनाव प्रचार का। हरियाणा के चुनाव प्रचार में अब कुछ घंटे शेष रह गए हैं, लेकिन उससे पहले आज जम्मू कश्मीर में चुनाव खत्म और इंतज़ार रिजल्ट का। रिजल्ट आना है 8 तारीख को। 5 तारीख को हरियाणा की वोटिंग होगी, और वोटिंग खत्म होते ही आप देखेंगे एग्जिट पोल। डीवी लाइव का एग्जिट पोल आपने देखा था लोकसभा चुनाव में। सबसे सटीक एग्जिट पोल अगर किसी का था पूरे हिंदुस्तान के किसी भी मीडिया का, तो वो डीवी लाइव का था। इंतज़ार कीजिए एक और एग्जिट पोल का, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के एग्जिट पोल का।
और अब आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हमारे तमाम साथी। डॉक्टर साहब, आपके पास आना चाहता हूं, डॉक्टर राकेश पाठक जी। जरा यहाँ से जो तस्वीरें, आगे की तस्वीर पर हम चर्चा करें, और हरियाणा को क्या अब बिल्कुल पैकअप वाले स्थिति में हम देखें, और ख़ासकर कांग्रेस के लिहाज से नरेंद्र मोदी जो आज कह रहे थे कि ये लोग मध्य प्रदेश में भी सरकार बनाने के दावे कर रहे थे, और वहाँ क्या हुआ आप लोगों ने देख लिया, वही हाल यहाँ भी होने जा रहा है। कितना दम है मध्य प्रदेश को, चूंकि आपने नज़दीक से देखा है, तो मध्य प्रदेश और हरियाणा की तुलना क्या चुनाव के रिजल्ट के आधार पर की जा सकती है, और क्या यहाँ भी कोई कमलनाथ दिखाई देता है क्या हरियाणा में? जी राजीव जी, पहले तो नरेंद्र मोदी जी के इस बात की तस्दीक कर देते हैं कि वे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में खुशियां जाहिर करना शुरू कर दी थी कांग्रेस ने। कांग्रेस बेहद उम्मीद से थी कि मध्य प्रदेश में वो सरकार बना ली। मध्य प्रदेश की नाकामी को कांग्रेस को स्वीकार करना चाहिए, कांग्रेस के नेताओं को मानना चाहिए कि उसने, उसकी पार्टी ने, पार्टी के नेताओं ने ऐसी ऐतिहासिक गलतियां की थी, अक्षम्य अपराध किए थे चुनाव में मध्य प्रदेश में, कि उसे बिल्कुल परोसी हुई थाली से वंचित रहना पड़ा। लेकिन मोदी जी को यह भी याद दिलाना जरूरी है कि उसी साल 2023 में कर्नाटक में वे सरकार बनाने के दावे कर रहे थे, वहां वे खुशियां मना रहे थे। हिमाचल प्रदेश में दावे कर रहे थे, लेकिन उनकी पार्टी की सरकार नहीं बनी थी। पश्चिम बंगाल में कुछ साल पहले जब चुनाव हुआ था, तब बीजेपी ने भी ऐसे ही दावे किए थे। बड़े बड़े सर्वे करने वाले, जिनके आप गुप्ता, अग्रवाल, अलग अलग इत्यादि लोगों के नाम ले रहे हैं, वे सब किस तरह के दावे करते थे? उनके दावे पूरी तरह निर्मूल साबित हुए थे। इसी हरियाणा में पिछले चुनाव में इन्हीं गुप्ता जी की सर्वे एजेंसी ने और तमाम देशमुख जी की सर्वे एजेंसियों ने कैसे कैसे आंकड़े पेश किए थे, और फिर नरेंद्र मोदी की बीजेपी को किसके साथ सरकार बनानी पड़ी थी? दुष्यंत चौटाला का साथ लेना पड़ा था। जो आंकड़े बीजेपी दावा कर रही थी, उससे आधी सीटें आई थी हरियाणा में। तो जब नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की बात करें तो उन्हें कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और अभी अभी 2024 के लोकसभा चुनाव को नहीं भूलना चाहिए। 400 पार का दावा तो उनका खुद का था, उनकी पार्टी का था। 400 में से 240 सीटें आई हैं, कितना अंतर है? तो ये बात सही है कि मध्य प्रदेश जैसी गलती अगर कांग्रेस हरियाणा में कर रही होती तो मध्य प्रदेश जैसा हश्र होता। अगर कोई कमलनाथ वहां होता या और बड़े नेताओं जैसे मध्य प्रदेश में दिग्गजों के आपसी संघर्ष का खामियाजा भुगतना पड़ा पार्टी को, वैसा होता तो हरियाणा का हश्र कुछ और हो सकता। लेकिन समय रहते राहुल गांधी ने, कांग्रेस के आला कमान ने जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, शेरजा वगैरह के गुटों को साधने की कोशिश की। राहुल गांधी ने खुद कहा कि हमारे बब्बर शेर हैं, कभी कभी लड़ जाते हैं, हमारा काम है इन शेरों को साथ लाना। मंच पर राहुल गांधी ने जिस तरह शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा के हाथ मिलवाए, शायद शकील जी या प्रशांत जी ने लिखा है कि ये नेता का बड़प्पन है, खुद को एक कदम पीछे किया। आप कल्पना कर सकते हैं, पार्टी का सबसे बड़ा नेता दो क्षेत्रीय छत्रपों को मिलवाने के लिए खुद को मंच से पीछे ले जा रहा है, 2 कदम पीछे उस कतार में। ये बड़प्पन जब पार्टी का नेतृत्व दिखाता है तो उसका नतीजा वो होता है जो हरियाणा में इस वक्त सड़कों पर दिखाई दे रहा है। इसके लिए प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या है, इसके लिए क्या प्रमाण की जरूरत है कि हरियाणा में क्या होने वाला है? तो मध्य प्रदेश हरियाणा में दोहराने वाला नहीं है, अब तक ऐसा लगता है। और अगले 72 घंटे में कांग्रेस पार्टी ऐसी कोई बड़ी भारी गलती कर देगी, कोई ऐसा बूमरैंग हो जाएगा कि अपने सेल्फ गोल के चलते हरियाणा में इस बिछी बिछाई जाजम को कांग्रेस लपेट कर दूसरे के पाले में रख देगी, ऐसा अब नहीं लगता। और राहुल गांधी अंतिम क्षणों तक, प्रचार समाप्त होने तक, 3 अक्टूबर की शाम तक हरियाणा में रहने वाले। उसके बाद ये शोर शराबे वाला प्रचार खत्म हो जाएगा, घर घर संपर्क आप कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता नरेंद्र मोदी जी अगर हरियाणा में मध्य प्रदेश होते हुए देखना चाहते हैं तो उन्हें उत्तर प्रदेश को भी याद कर लेना चाहिए। 80 में से 70 सीटें, 72 सीटें, 75 सीटें जीतने का दावा लोकसभा चुनाव में किया था। कितनी सीटें आई हैं?
क्या मोदी जी को याद दिलाने की जरूरत? तो मुझे लगता है कि ये जो अति आत्मविश्वास वे प्रदर्शित कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि हरियाणा में जीतने वाले हैं। दरअसल में वे अंदर से डरे हुए, अपने 9.5 साल के मुख्यमंत्री का नाम नहीं लेते ठीक से, मंच पर स्थान नहीं है, तस्वीरें नहीं है उसकी। तो 8 अक्टूबर को जो नतीजे आएंगे वो आज नरेंद्र मोदी के दिए गए भाषणों को फिर आईना दिखा सकते हैं। इसकी संभावना फिलहाल हमें तो दिखाई। जी राजीव जी बिल्कुल। हरियाणा और हरियाणा के रास्ते महाराष्ट्र और झारखंड, ये सब कुछ हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हरियाणा की चर्चा हम कर रहे हैं। प्रशांत टंडन जी, ज़रा आपसे एक बार फिर, और हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक, और उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के भाषण को आपने सुना होगा, क्या कहेंगे? क्या जैसे कल आपने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह ने हरियाणा के चुनाव को बिल्कुल यहाँ सरेंडर कर दिया है, कल आप कह रहे थे, क्या आज उस सरेंडर में जो आप जो कह रहे थे उसमें और मतलब इजाफा दिखाई दे रहा है? क्या वो दामाद और दलाल से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब वही माना जाए जो आप कल कह रहे थे? लेकिन उधर जम्मू कश्मीर में बम्पर वोटिंग के क्या मायने हैं, जहां 66-67%, अगर शाम को 5 बजे 6 बजे तक 66% तक पोलिंग हो जाए, वोटिंग हो जाए, तो उसके क्या मायने हैं और क्या उसका असर इधर हरियाणा पर भी पड़ता हुआ दिखाई देता है? प्रशांत जी देखिए, जम्मू कश्मीर में 80% पोलिंग हुई माता वैष्णो देवी सीट पर, इसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ। जम्मू कश्मीर में कुछ सीटों पर जिस पर नज़र होगी, चाहे वो गांदरबल की सीट हो या और सीटें हो, उस पर एक सीट ये भी होगी जिस पर मेरी नज़र होगी कि इसका क्या हश्र होगा या यहाँ के लोग क्या कहेंगे। 80% लगभग वोटिंग वहाँ हुई है, तो ज़्यादा वोटिंग अगर हो रही है तो ये अच्छी बात है, लोकतंत्र के लिए भी अच्छी बात है। और इसका स्पष्ट संकेत भी आ रहा है कि, और केवल जम्मू क्षेत्र में नहीं, जम्मू क्षेत्र में तो पहले भी वोटिंग ठीक ठाक होती रही है, इस बार वैली में भी वोटिंग अच्छी परसेंटेज हुई, जहाँ पे बाइकॉट लगातार होते रहे, बंदूकों के संगीनों के बंदूकों के साए में चुनाव होते थे, तो ये अच्छा संकेत है। और वहाँ पे बीजेपी के लिए सबसे बड़ा जो गैम्बल है, जो सबसे बड़ा जो आसरा है, वो ये है कि इंजीनियर राशिद अगर कामयाब नहीं हुए तो बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल होगा। ये सबसे बड़ी बेट है वहाँ पे कि 35 सीटों पे इंजीनियर राशिद ने खड़ा किया, उनको जमानत पे बाहर लाया गया, तो उस पर टिका हुआ है बीजेपी का भविष्य कि इंजीनियर राशिद कितने वोट काटते हैं। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की जनता, जब हम लोग भी जब थे वहाँ पे, तो इस बात को समझ रही थी, और जम्मू कश्मीर की जनता देश की इस चुनाव के जरिए देश की मुख्य धारा के साथ, देश के बाकी हिस्सों के साथ जुड़ना चाहती, इंटीग्रेट होना चाहती है। और आप देखिएगा कि भविष्य के चुनाव जो जम्मू कश्मीर में होंगे, वहाँ भी और इस चुनाव में भी आप देखिए कि बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है वहाँ पे, शिक्षा, स्वास्थ्य बड़ा मुद्दा है। ये वो मुद्दे हैं जो यहाँ के दूसरे इलाकों के चुनाव में होते हैं। अभी तक जम्मू कश्मीर के चुनाव में ये मुद्दे नहीं आते थे, मतलब ये मुद्दे केवल वहाँ पे 370 या कश्मीर का जो अपने इश्यूज हैं वो आते थे, तो ये एक अच्छा संकेत है। दूसरी बात, राजीव जी, हरियाणा में जो आपने कहा कि मोदी जी क्या सरेंडर कर चुके हैं, बिल्कुल। अब जो मोदी जी के भाषण है वो केवल अपने कार्यकर्ताओं और कट्टर समर्थकों को और गोदी मीडिया को मसाला देने के लिए हो रहे हैं, उनको खुश करने के लिए हो रहे हैं। क्या एक राजनेता जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बना है, उसके पहले मुख्यमंत्री रह चुका 2002 से लेकर 2014 तक, उसको ये तो मालूम होता है ना कि देश में, राज्य में मुद्दे क्या चल रहे हैं। लोग बात कर रहे हैं आम की, आप कह रहे हो इमली, तो ये होता नहीं है। ये आप दूसरा राग आप आलाप रहे हो, जनता कुछ और सुनना चाह रही है आपसे।
आप वहां पे रॉबर्ट वाड्रा को लेकर आ रहे हो, आप हिंदू मुसलमान को लेकर आ रहे हो। हिंदू मुसलमान कामयाब कहाँ हुआ? नूह में कोशिश करके देख ली, नहीं हुआ ना। और ये चुनाव जो मैंने कहा ना कि नरेंद्र मोदी का और राहुल गांधी दोनों का भविष्य तय करेंगे, लोकतंत्र का भविष्य भी तय करेंगे। ये चुनाव से स्पष्ट होगा कि इस देश में वोट पिछले 10 साल से 12 साल से ये हो रहा है राजीव जी, कि वोट हिंदू मुसलमान लड्डू और पता नहीं क्या क्या ऐसे मुद्दे, भावनात्मक मुद्दों पे चुनाव होता है। रोजगार पे, स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, सड़क पे, इन पे आर्थिक मुद्दों पे चुनाव नहीं होता। राहुल गांधी उन आर्थिक मुद्दों पे लगे हुए हैं। हरियाणा की जनता अगर ये तय करती है कि कांग्रेस को के पक्ष में वोट देती है, तो ये भी तय होगा कि भविष्य में देश में मुद्दे क्या होंगे। जो बात अनिल जी कह रहे थे, नैरेटिव की बात, कि देश में चर्चा किस बात की होगी। क्या हम मतलब अपनी कॉलेजेस की क्वालिटी, एजुकेशन की क्वालिटी को ना के, हॉस्पिटल्स में क्वालिटी को ना देख के, रिसर्च को ना बात करके, एम्प्लॉयमेंट और फसलों की बात ना करके हम लड्डू पे बात करेंगे सारे दिन, हिंदू मुसलमान पे बात करेंगे? तो ये देश की जनता बहुत परिपक्व हो चुकी है, ट्रेनिंग उसकी हो चुकी है। और जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ राजीव जी, कि किसान आंदोलन ने हरियाणा की जनता को एजुकेट किया है, डेमोक्रेसी के प्रति एजुकेट किया है। किसान आंदोलन में हम सब गए, आप देखिए कि कैसे मुद्दे होते थे, उनकी मांगे क्या थी। उनकी मांगे सिर्फ किसानों की मांगे नहीं थी, उनकी किसानों की जो 5 मांगे थी राजीव जी, उनमें ये भी एक मांग थी कि जो CA-NRC में स्टूडेंट्स गिरफ्तार किए गए हैं, उनकी भी रिहाई की मांग थी। आप देखिए कितनी बड़ी बात है जी। तो किसानों ने पॉलिटिकल एजुकेशन जो है हरियाणा के लोगों को, पंजाब के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को दी है, जो चुनाव में रिफ्लेक्ट भी होता है। और एक आखिरी बात, ये जो हिंदू मुसलमान वाला मीडिया है, ये अपना काम करता रहेगा, ये इरेलीवेंट हो चुका है। जो राहुल गांधी बात कह रहे थे ना, चेहरे के भावों की, कि जो RSS समर्थक लोग होते हैं वो चेहरा सूखा हुआ उनका होता है, गुस्से में रहते हैं। आप इन चैनलों के एंकर को देखिए, ये हिंदू मुसलमान वाले चैनल, उनके भी चेहरे वैसे ही होते हैं। और एक जो चुनाव आयोग को हमको नहीं छोड़ना चाहिए अपनी बहसों में। चुनाव आयोग फिर कटघरे में है, चुनाव आयोग का रोल फिर सवालों के घेरे पे है कि राम रहीम को आपने पेरोल क्यों दी। 14वीं 15वीं बार वो पेरोल पे बाहर आ रहे हैं, बहुत गंभीर मुद्दा है। और इसमें कांग्रेस को कल कायदे से सुप्रीम कोर्ट जाकर उनका पेरोल रुकवाना चाहिए। देखिए, जब चुनाव होते हैं राजीव जी, हम सब जानते हैं कि हथियार, हाँ राकेश जी कुछ कह रहे हैं जी। साउंड दीजिए डॉक्टर राकेश पाठक जी का। जी डॉक्टर साहब। प्रशांत जी, वो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख दी है राम रहीम के पेरोल को रद्द कराने की, आज ही लिख दी। हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, सही है। हाँ, लेकिन उसी को रद्द कराने की फरियाद की है। चुनाव आयोग ने दी है, इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, सही है। आप दिल्ली से कह रहे हैं कि दूध की रखवाली करो जी। तो चुनाव आयोग ने उनको NOC दिया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। हम सब जानते हैं डॉक्टर साहब, राजीव जी, कि जब चुनाव के दिन सारे शराब की दुकानें बंद की जाती हैं, चुनाव के पहले लाइसेंसी हथियार जमा किए जाते हैं, ये क्यों होता है? इसलिए होता है कि चुनाव में कोई गड़बड़ी ना हो, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हो, अपराधियों पे जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स होते हैं उन पर निगाह रखी जाती है, तमाम लोगों को डिटेन कर लिया जाता है मतदान के वक्त। क्यों किया जाता है? इसलिए कि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हो, चुनाव में गड़बड़ी ना हो।
एक हत्या और बलात्कार का आरोपी नहीं है, वो सजा याफ्ता है, कन्विक्टेड आदमी है, उसको आप चुनाव के समय बार बार बेल देते हो। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर उनके पूरे पेरोल का शेड्यूल दिया जाएगा कि जब भी हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में चुनाव होते हैं, राम रहीम को बेल दी जाती है, वो पेरोल दी जाती है, वो जेल से बाहर आता है। वो क्या करने जेल से बाहर आता है? वो क्या, क्यों उसको बीजेपी की सरकार जो वहां पे हरियाणा में, वही क्यों बार बार एप्लीकेशन देती है उसको बाहर लाने के लिए? ये गंभीर सवाल है। मुझे लगता है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और राम रहीम जैसे अपराधी लोगों को चुनाव के वक्त जेल से बाहर लाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और चुनाव आयोग के ऊपर इस पे सवाल खड़े होते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? आप गंभीर नहीं है चुनाव को लेवल प्ले फील्ड के लिए? आप अपराधी को, एक नॉन अपराधी जिसको अदालत से सजा मिली हुई है, वो बाहर कैसे है? ये गंभीर सवाल चुनाव आयोग पे है। राजीव, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत गंभीर सवाल है। और क्या कारण है कि चुनाव के वक्त ही बार बार पेरोल पर छोड़ा जाता है राम रहीम को? चुनाव का वक्त है और सरकार, जो हरियाणा की सरकार है, उसने पेरोल की डिमांड रखी, चुनाव आयोग ने उसमें ग्रीन सिग्नल दिया और इसके बाद बाहर आ रहा है राम रहीम। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया है और चिट्ठी किसको दी? तो चुनाव आयोग को। आप जाइए साहब वहाँ जहाँ थोड़ी बहुत गुंजाइश है, यानी सुप्रीम कोर्ट से गुंजाइश की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन चुनाव आयोग से आप कैसे उम्मीद की गुंजाइश करेंगे जिसने ऑलरेडी छोड़ रखा है या इसकी अनुमति दे दी है? चलिए जल्दी से आना चाहता हूं अनिल जी आपके पास क्लोजिंग कमेंट के लिए। और अब चुनाव के हरियाणा चुनाव में कुछ घंटे बाकी, लेकिन उससे पहले क्या कुछ आप देख रहे हैं? क्या इसका असर देश की राजनीति और जहां आप बैठे हुए महाराष्ट्र की राजनीति पे भी पड़ने जा रहा है? क्या इस रिजल्ट का असर पड़ने जा रहा है, जीते तब भी हारे तब भी, यानी मोदी के लिहाज से, बीजेपी के लिहाज से? देखिए, दो तीन चीजें इसमें पक्की हो जा रही हैं। एक तो लीडरशिप के बारे में मैं सिर्फ बीजेपी में सिर्फ मोदी का चेहरा ब्रांड तो नहीं रह गया, वो तो इसमें क्लियर हो गया क्योंकि जिस तरह से कैंपेनिंग की। दूसरी बात यह है कि इवन बीजेपी की लीडरशिप, अब जो एग्जिस्टिंग लीडरशिप है, जेपी नड्डा है, अमित शाह है, अमित शाह का थोड़ी बहुत विजिबिलिटी थी, योगी आदित्यनाथ हैं, जो एक लग रहा था कि एक कई लीडर्स हैं जो मोदी जी के साथ हैं, जगह ले सकते हैं, अनुराग ठाकुर, ये सब नेपथ्य में जाते हुए मुझको दिख रहे हैं। इनकी बहुत विजिबिलिटी कम हो गई। तो एक तो है महाराष्ट्र चुनाव आते आते ऐसा हो जाएगा कि बीजेपी को नए लीडर्स की जरूरत पड़ेगी। जो महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस वगैरह ट्राई कर रहे हैं, वो टेक ऑफ नहीं हो रहा उनका। खड़से जो है वो भी इंतजार करते रह गए। तो पंकजा मुंडे वगैरह भी जो एक नई लीडरशिप उनकी उभर रही थी, वो तो पहले से दिक्कत में थी। नई लीडरशिप जो सेंट्रल लीडरशिप है वो भी अब नेपथ्य में जाती हुई दिख रही है। कश्मीर और हरियाणा के चुनाव ये बता रहे हैं। दूसरा है कि मीडिया और अपने खोल में घुसता जा रहा है। मीडिया अब नहीं अपने को खोल सकता है। तो एक लैक लस्टर, बहुत ही कमजोर किस्म का मीडिया आप देखेंगे ये महाराष्ट्र और जो चुनाव आने, जो बाकी चुनाव आएंगे, अब वो मीडिया का कोई असर नहीं दिखेगा आपको। तो वो एक बात है। दूसरी तरफ एक देखेंगे कि कांग्रेस या राहुल गांधी एक पूरी ताकत, एक लीडरशिप ताकत के साथ दिख रही है, जिसको कि लीडर मान रहा है। आप देखिए शैलजा और जिस तरह से हाथ मिलाने वाला वो जो दृश्य है, वो दृश्य में आसान नहीं है। उन्होंने दोनों का हाथ पकड़ने के बाद उसको जोर से ये किया है, वो आ रहा है विजुअल्स में कि किस तरह से उन्होंने दबाया कि अलग अलग नहीं जोड़ना है, पूरी तरह से गठबंधन होना चाहिए। तो वो मैसेज दे रहे हैं। और उन्होंने साफ कहा भी कि लोग आपस में शेर हमारे हैं, और वो सब जो ये मेटाफर जो इस्तेमाल किया। तो एक रिवाइव्ड लीडरशिप कांग्रेस में, और लोकल लीडरशिप को भी उन्होंने स्ट्रेंथन किया है। दूसरी तरफ ये भी है, ये सोशल मीडिया पर भी आज मैं देख रहा था, अमित मालवीय वो स्पेंडिंग में कितना आयुष्मान भारत में खर्च हो रहा है, यही सब टाइप का ट्वीट कर रहे हैं। तो उनको भी ये मोदी जी के भाषण में, जो अभी तक ट्वीट मैंने देखा, मोदी जी के भाषण में कुछ एक्साइटिंग नहीं दिख रहा है। जो उनका स्पोक्स पर्सन भी है और उनका झंडा क्या कहें आप, ये रोल आजकल चूंकि
लोग कहने लगे हैं ना कि इन्फ्लुएंसर हैं, तो उनके जो सबसे ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंसर है, बिगेस्ट, उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इसको डिफाइन किया जाए। वही मतलब जो अमेरिका में उन्होंने भाषण किया है आरक्षण पे, ये पे, वही सब टाइप की चीजें गूंज रहा है। तो ये आप देखेंगे कि जो नैरेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से कमजोर, खत्म हुई नैरेटिव वाले बीजेपी, दूसरी तरफ स्ट्रॉन्ग नैरेटिव का कांग्रेस, खोल में घुसता हुआ अगेन मीडिया, सोशल मीडिया का नया, आप देखिए। तो इसलिए एक राजनीति अपने नए मोड़ पर पहुंच चुकी है, ऐसा इस इलेक्शन के अंत में दिख रहा है। अब वो कैसे अनफोल्ड करती है उसका इंतजार हम लोगों को करना चाहिए। जी बिल्कुल, कैसे अनफोल्ड करती है इसका इंतजार हम सबको रहेगा। इस बीच आप जान रहे हैं कि अब लोकसभा चुनाव के बाद 2 राज्यों के चुनाव, वो भी आखिरी पड़ाव पर, एक राज्य जम्मू कश्मीर में चुनाव हो गए, रिजल्ट का इंतजार, और दूसरी तरफ हरियाणा है। हरियाणा में 5 तारीख को चुनाव और 8 तारीख को दोनों राज्यों के रिजल्ट। उससे पहले गहमा गहमी, मारामारी, लोगों को, मतदाताओं को रिझाने लुभाने की, और उसमें कौन आगे कौन पीछे ये वक्त बताएगा। लेकिन अभी तक जो कुछ दिखाई दे रहा है उसमें एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के 10 साल के शासन की और उसके साथ साथ राहुल गांधी का एक शानदार यहाँ पर कहें तो उनकी एंट्री, देर से लेकिन दुरुस्त आयद, और उसमें डंकी रूट से लेकर, वो उस वीडियो से लेकर धान की रोपाई तक सब कुछ आपने देख लिया इस हरियाणा के चुनाव। यानी कि बहुत पहले से राहुल गांधी इस चुनाव की तैयारी कर रहे थे। ये आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि राहुल गांधी की तैयारी हरियाणा को लेकर आज से नहीं, बहुत पहले से थी। तभी तो वो धान की रोपाई करके आते हैं साल भर पहले, और अभी से कुछ दिन पहले, इसी महीने, लास्ट महीने जब वो गए अमेरिका, तो वहाँ पर वो मुलाकात करके आए उन लोगों से जिनका वास्ता हरियाणा से था, और हरियाणा में बेरोजगारी एक अहम मुद्दा अब बन चुका है। तो बहुत कुछ है अभी आने वाले समय में जिस पर हम और भी बहुत चर्चा करेंगे।